मोस्ट वेलकम बैक आवर मैराथन। चलिए देखते हैं, ये आपका एलआरसी का थर्ड पार्ट्स है क्वेश्चन सीरीज का। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। पहला यहाँ पे पॉइंट है, मोल्टार बोथ सीमेंट और लाइम आर मिक्स्ड। अगर कोई भी मोल्टार है उसमें सीमेंट और लाइम दोनों मिक्स्ड रहेगा तो उसे क्या कहेंगे? अगर सीमेंट और लाइम दोनों है, सीमेंट भी है और लाइम भी है, तो उसे हम गेज मोल्टार कहेंगे। ठीक है। वाटर ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी ऑफ द कोर्स एग्रीगेट बाई वेट। कहने का मतलब है वाटर ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी पूछ रहा है, वो भी कोर्स एग्रीगेट का, वो भी वेट के हिसाब से। तो कोर्स एग्रीगेट जो होता है उसका वाटर ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी कितना होता है? तो 0.5 से 1% होता है आपको कोर्स एग्रीगेट का वाटर ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी। ठीक है। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है, क्रोमाइट ब्रिक्स न्यूट्रल फाइबर ब्रिक्स होता है। तो क्रोमाइट ब्रिक क्या होता है? क्रोमाइट ब्रिक तो न्यूट्रल फाइबर ब्रिक होता है। तो याद कीजिए आपसे कि क्रोमाइट ब्रिक जो होता है वो न्यूट्रल फाइबर ब्रिक होते हैं। तो आंख बंद करके ध्यान लगाइए कि क्रोमाइट ब्रिक क्या होता है। तो न्यूट्रल फाइबर ब्रिक होता है क्रोमाइट ब्रिक। ओके। बीच मेथड एक्टिविटी ओरिएंटेड। कहने का मतलब इसमें से कौन सा मेथड है जो एक्टिविटी एक्टिविटी ओरिएंटेड है? तो सीपीएम मेथड। तो सीपीएम मेथड जो होता है ना वो एक्टिविटी एक्टिविटी ओरिएंटेड है। ओके ना, कौन सा मेथड? सीपीएम मेथड। आगे चलिए, व्हाट इज नोन एज द सेटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कह रहा है कि सेटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स इन सॉइल मास, तो फैब्रिक कहते हैं। तो व्हाट इज नोन किस नाम से आप जानते हैं? सेटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पार्टिकल्स इन सॉइल मास। अगर सेटिंग भी हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा है, सॉइल मास का सेटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसे फैब्रिक बोलते हैं। ओके। अब आया सुपर एलिवेशन। सुपर एलिवेशन जो होता है ना वो अर्बन एरिया के लिए क्या होता है? तो 4% होता है। प्लेन एरिया के लिए कितना होता है? 7% होता है। हिली के लिए कितना हो जाता है? तो 10% होता है। तो आंख बंद करके ध्यान लगाइए कि सुपर एलिवेशन पूछ रहा है तो अर्बन एरिया के लिए कितना होता है? अर्बन एरिया जो होता है सो अर्बन एरिया के लिए 4% होता है। प्लेन एरिया के लिए कितना होता है? तो 7% होता है। जैसे पी है उस तरह से 7 है, तो प्लेन एरिया के लिए 7% होता है सुपर एलिवेशन। और हिली एरिया के लिए कितना होता है? तो 10% होता है। ओके, कंफर्म हो गया होगा। कितना कितना बताएं हम? तो मैक्सिमम सुपर एलिवेशन फॉर प्लेन एंड रोलिंग ट्रेन बाउंडेड बाय स्नो। अगर कहने का मतलब कह रहा है कि मैक्सिमम सुपर एलिवेशन प्लेन एंड रोलिंग ट्रेन का कितना? मैक्सिमम। और को भी तो किसके लिए? प्लेन ट्रेन के लिए और रोलिंग ट्रेन के लिए। कोई भी प्लेन ट्रेन होता है तो, और रोलिंग ट्रेन होता है तो उसके लिए क्या होता है? बाउंड बाय स्नो। और वो भी बाउंड बाय स्नो है तो उसके लिए 7%। ओके। अब कह रहा है मिनिमम सुपर एलिवेशन फॉर ड्रेनेज पर्पस, तो 2 से 4%। अब पूछ रहा है मिनिमम मिनिमम सुपर एलिवेशन कितना होगा? वो भी ड्रेनेज पर्पस से, तो 2 से 4%। तो हम मैक्सिमम पूछ लिया किस लिए? प्लेन और रोलिंग ट्रेन के लिए बाउंडेड बाय स्नो रहेगा तो 7%। और मिनिमम सुपर एलिवेशन पूछ रहा है वो भी किसके लिए? तो ड्रेनेज पर्पस से, तो 2 से 4%। ओके। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है रबी क्रॉप्स। जो रबी क्रॉप्स होता है ना उसका कब रोपा जाता है, मतलब सोइंग मंथ, और उसके बाद हार्वेस्टिंग मंथ पूछेगा आपसे। ठीक है ना। उसके बाद खरीफ क्रॉप जो होता है ना उसका सोइंग मंथ और हार्वेस्टिंग मंथ क्या होता है। तो रबी क्रॉप्स का देखिए, सोइंग मंथ क्या होता है? उसका सोइंग मंथ होता है सितंबर टू अक्टूबर। कहने का मतलब रबी जो क्रॉप्स होता है ना उसको सितंबर से अक्टूबर में आपको रोपा जाता है, और हार्वेस्टिंग करते हैं मार्च से अप्रैल में। तो मार्च अप्रैल की जगह पर आपको मई जून भी दे सकता है, और सितंबर अक्टूबर सेम होता है। तो आप रबी क्रॉप्स को याद कीजिए, बहुत बार पूछा गया है रबी क्रॉप्स को कब रोपा जाता है। तो रबी क्रॉप को हम सितंबर से अक्टूबर में रोपते हैं। रबी क्रॉप्स को ठंडा के दिन में रोपते हैं, सितंबर से अक्टूबर में। और हार्वेस्टिंग करते हैं मार्च से अप्रैल में, या तो मई से जून में, यही महीना आगे पीछे होता है। मैं गर्मी में काटते हैं रबी क्रॉप्स को। अब आया खरीफ क्रॉप। तो खरीफ क्रॉप को हम गर्मी में रोपते हैं और ठंडा में काटते हैं। तो देखिए खरीफ क्रॉप, खरीफ वो है गर्मी वाला फसल, तो इसको मार्च अप्रैल में या तो अप्रैल मई में इसको मतलब रोपते हैं, उसके बाद काटते हैं सितंबर से अक्टूबर में। तो आप खरीफ में और रबी में यही अंतर है कि जिसको उसको में जिसको काट रहे हो उसे रोपते हैं, इसको उसको रोपते हैं, उसको इधर काटते हैं इसको, वही यहाँ पे अंतर है। तो खरीफ को याद कीजिए कब? मई में या तो जून में, या तो अप्रैल मई में रोपते हैं, उसके बाद सितंबर से अक्टूबर में काटते हैं। ओके। और इसको में देखिए कौन कौन से क्रॉप्स आ जाते हैं। तो रबी क्रॉप्स में आ जाता है ग्राम, मैंने चना हो जाता है, फिर बीट हो जाता है, फिर वारले हो जाता है, वारले फिर होता है पीस, पीस, ये सारे हो जाते हैं। ग्राम, बीट, पार्ले, ये सब हो जाते हैं। और उसके बाद खरीफ क्रॉप में कौन आता है? मेज हो जाता है, फिर राइस हो जाता है, फिर कॉटन होता है, फिर ज्वार होता है, फिर बाजरा होता है, ये सारे के सारे आते हैं। मीज, मीज, फिर राइस, चावल जो होता है इसे राइस, फिर कॉटन, कॉटन भी आ जाता है, फिर ज्वार बाजरा ये सब आ जाते हैं खरीफ क्रॉप्स में। ओके। धान जो लगाते हैं ना राइस चावल, वो भी आपको खरीफ क्रॉप में आता है। ठीक है। अब देखिए कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी क्या होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी आप जानते हैं कि टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन यहाँ साइज का पूछा गया है। साइज का पूछेगा ना तो आप जानते हो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी पर होता है डी, सॉरी सी मल्टीपल डी टेन का होल स्क्वायर। सी मल्टीपल डी टेन का होल स्क्वायर जानते हैं कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। जो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी होता है ना उसका पूछ रहा है सी इंटू डी टेन का होल स्क्वायर, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी।
तो आप देखिए कि फार्मूला जो होता है कोफिशिएंट ऑफ प्रोबेबिलिटी का सी इंटू डी10 का होल स्क्वायर, डी10 को चाहिए होता है, डी है साइज, तो वही कह रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ प्रोबेबिलिटी होता है ना कि साइज के स्क्वायर का हो जाता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज के स्क्वायर का प्रोबेबिलिटी साइज के। ओके, हॉट वेदर कंक्रीट एभव 40%, अगर कोई भी कंक्रीट है हॉट वेदर है 40% से एभव, तो उससे क्या फायदा होने वाला है, द रैपिड रेट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, इसको रैपिड रेट से हाइड्रेशन होगा सीमेंट का, ठीक है। हॉट वेदर ग्रेन कंटिन्यूअस स्ट्रेंथ है और ग्रेटर प्लास्टिक श्रिंकेज, कहने का मतलब है कि रैपिड हार्डनिंग होगा इसको सीमेंट का, अगर बाय द 40 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर है तो रैपिड हार्डनिंग होगा, पहले कहा कि आपको पता है कि हार्डनिंग जो होता है टेम्परेचर से जल्दी होता है, तो रैपिड हार्डनिंग होगा, और रैपिड हार्डनिंग होगा ना तो उसके चलते श्रिंकेज भी होगा, तो रैपिड हार्डनिंग होगा, टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो रैपिड हार्डनिंग होगा, श्रिंकेज होगा। वेदर गेन कंटिन्यू स्ट्रेंथ, हाँ वेदर मतलब हॉट वेदर में स्ट्रेंथ जल्दी गेन करेगा, वो कह रहा है गेन स्ट्रेंथ कंटिन्यूस, हाँ कंटिन्यूस गेन स्ट्रेंथ कर लेगा। ओके, आगे चलते हैं। टॉप बिर्थ ऑफ द इम्बैंकमेंट, ये भी पूछा गया बहुत बार कि टॉप बिर्थ ऑफ इम्बैंकमेंट क्या होता है, जैसे रोड को भरावट करते हैं तो सबसे टॉप वाला होता है उसको क्या कहते हैं, तो रोडवे कहते हैं, सबसे टॉप में जो रोड है ना बनाया जाता है पीछे देखिए, तो वही टॉप बिर्थ ऑफ इम्बैंकमेंट क्या कहलाता है, तो रोडवे कहलाता है। अब आगे देखिए, स्टोन सुटेबल फॉर द रब्बल मशीनरी, हाँ तो रब्बल मशीनरी जो होता है ना उसके लिए कौन सा स्टोन सुटेबल होता है, तो हार्ड स्टोन, हार्ड स्टोन जानते हैं ना, वही हार्ड स्टोन आपको रब्बल मशीनरी के लिए सुटेबल होता है, रब्बल मशीनरी जानते हैं ना, तो रब्बल मशीनरी में कौन सा स्टोन ठीक होता है, तो हार्ड स्टोन। ओके, आगे चलते हैं, क्या है, द इनर्ट मटेरियल ऑफ द सीमेंट मिक्स एग्रीगेट, हाँ ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि जैसे सीमेंट मतलब जो होता है ना इनर्ट मटेरियल, वही सीमेंट मिक्स में जो सीमेंट मिक्स करते हैं बनाते हैं सीमेंट पेस्ट वगैरह ये सब, तो उसमें से इनर्ट मटेरियल क्या होता है, तो एग्रीगेट होता है इनर्ट मटेरियल, तो कन्फर्म कीजिए इनर्ट मटेरियल क्या होता है, तो एग्रीगेट होता है, तो वही कह रहा है इनर्ट मटेरियल ऑफ द सीमेंट मिक्स, जो सीमेंट मिक्स होता है ना सीमेंट का जो मिक्स बनाते हैं उसमें इनर्ट मटेरियल क्या होता है, तो एग्रीगेट होता है। वॉल कंस्ट्रक्टेड टू कैरी द लोड ऑन एबव द स्ट्रक्चर, लोड केयरिंग वॉल, कहने का मतलब है ना कि वॉल कंस्ट्रक्टेड टू कैरी द लोड एबव द स्ट्रक्चर, जो एबव जो स्ट्रक्चर है ना उसका लोड जो कैरी करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो लोड केयरिंग वॉल कहते हैं, जो लोड को सहेगा उसे लोड केयरिंग वॉल कहते हैं। अब आया सिल्ट, हाँ सिल्ट आप जानते हैं कि कोहेसिव सॉइल होता है, जैसे कले को जानते हैं कोहेसिव होता है ना, उस तरह सिल्ट भी हो जाता है ना कोहेसिव सॉइल होता है, याद रखिएगा आपकी सिल्ट भी कोहेसिव सॉइल होता है। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द डबल ट्रैक विथ मैनुअली ट्रैक कंट्रोल रेलवे सिस्टम, कहने का मतलब है कि डबल ट्रैक जो होता है ना वो कितना रेलवे को कंट्रोल करता है, तो 60 से 80 ट्रेन को पर डे, मैंने 60 से 80 ट्रेन को मैनुअल, जो तो डबल ट्रैक वाला होता है ना, जैसे अपना एरिया में डबल ट्रैक बनाया गया है तो 60 से 80 ट्रेन मतलब पर डे वो कंट्रोल कर सकता है, कितना 60 से 80 ट्रेन। ओके, अब इनफिल्ट्रेशन गैलरीज आर यूज्ड टू टॉप ग्राउंड वाटर इन सैंड रिवर्स बेड्स, कहने का मतलब इनफिल्ट्रेशन गैलरीज आर यूज्ड टू ट्रैप ग्राउंड वाटर, कहने का मतलब जिससे ग्राउंड वाटर जैसे रिवर जो होता है ना, तो रिवर में ग्राउंड वाटर में जो होता है ना तो इनफिल्ट्रेशन जो होता है उसका रहा, तो सैंड रिवर बेड, सैंड रिवर बेड जो रिवर बेड होना चाहिए सैंड रिवर बेड होता है ना वो इनफिल्ट्रेशन के लिए होता है। ओके, कहा गैलरीज ऑफ द यूज आर द ट्रैप ग्राउंड वाटर इन यूज्ड, गैलरीज में जो इनफिल्ट्रेशन गैलरी में कह रहा है तो उसके लिए हो जाता है सैंड रिवर बेड। ओके, अगर इरिगेशन पर्पस पीएच रेंज कितना हो जाता है, 6 से 8 होता है ना, तो 6.5 से 8 हो जाता है। ओके ना, इरिगेशन पर्पस पीएच रेंज कितना होता है, इरिगेशन पर्पस से जो इरिगेशन हम करते हैं पानी से उसका पीएच रेंज कितना होना चाहिए, 6.5 से 8.5 होना चाहिए ना, तो 6 से 8 होना चाहिए। इरिगेशन पर्पस से इतना ही होता है पीएच रेंज, पीएच रेंज कितना होता है इरिगेशन पर्पस से, जो इरिगेशन करते हैं ना खेती बाड़ी में पटाते हैं, इरिगेशन पर्पस से पीएच रेंज कितना होता है, इरिगेशन पर्पस से पीएच रेंज, जो पीएच रेंज होता है इरिगेशन पर्पस से कितना होता है, 6.5 से 8.5 ना, तो 6 से 8 हो जाता है। ओके, अब चलिए, लोअर मोस्ट हॉरिजॉन्टल पीसेस ऑफ द शटर इज नोन एज, तो दहलीज कहते हैं, कहने का मतलब लोअर, लोअर सबसे लोअर मोस्ट हॉरिजॉन्टल पीसेस ऑफ शटर, वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल पीसेस, सबसे लोअर वाला होता है ना, लोअर सबसे नीचे वाला हॉरिजॉन्टल पीसेस क्या कहते हैं, सील कहते हैं, दहलीज कहते हैं ना, कहते हैं गाँव में यहाँ दहलीज नहीं पास कर सके हैं तो वही दहलीज कहते हैं, नीचे वाला सबसे होता है ना उसको दहलीज बोलते हैं, जो हॉरिजॉन्टल होता है ना दहलीज, सील रेल बोलते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए कैरिज वे का बात हो गया, कैरिज वे क्या क्या होता है वो कह रहा है, कैरिज वे तो सिंगल लेन रोड रहेगा ना तो उसके लिए कैरिज वे कितना होगा, 3.75 मीटर, कैरिज वे अगर सिंगल लेन रहेगा तो सिंगल लेन के लिए कितना होता है 3.75 मीटर होता है कैरिज वे, और 2 लेन कर्व रहेगा तो नो कर्व, इसमें 2 लेन है लेकिन नो कर्व है तो 7 मीटर का होगा, लेकिन 2 लेन
विथ रेस्ट कर्व, मतलब उसमें रेस्ट कर्व रहेगा तो 7.5 हो जाएगा। अब इंटरमीडिएट कह रहा है तो 5-5 के बीच, तो मैंने 5.5 हो जाएगा इंटरमीडिएट। अब वही कहेगा मल्टी लेन तो 3.5 मीटर का हो जाता है। ओके, तो कंफर्म कीजिए, सिंगल लेन रहेगा तो 3.75 मीटर, 2 लेन विदाउट कर्व रहेगा तो 7 मीटर, 2 लेन विथ कर्व रहेगा तब 7.5 हो जाएगा। इंटरमीडिएट कहेगा तो 5 और 5 5.5 होगा, और मल्टी लेन कहेगा तो 3.5 हो जाएगा। ओके, आगे चलते हैं। वाटर लॉग्ड, द पोरस इन रूट जोन गेट सेचुरेटेड विथ आइदर बाई एक्चुअल वाटर टेबल। कहने का मतलब वाटर लॉग्ड कब होता है, जैसे वाटर लॉग्ड कहते हैं ना कि वाटर लॉग्ड हो गया, पूरा डूब गया, उस कंडीशन को पूछ रहा है। तो कह रहा था पोरस इन रूट जोन गेट सेचुरेटेड विथ आइदर बाई एक्चुअल वाटर टेबल, जो एक्चुअल वाटर टेबल है ना उससे भी ज़्यादा सेचुरेट कर जाता है। आइदर जो मैंने सेचुरेट करे, एक जो कह रहा है ना कि रूट जोन गेट सेचुरेटेड विथ आइदर द एक्चुअल वाटर टेबल, जो एक्चुअल टेबल है ना, एक्चुअल वाटर टेबल है उससे सेचुरेट कर जाता है तो उसको कहते हैं वाटर लॉक्ड। एक्चुअल से सेचुरेट कर जाता है तो उसे वाटर लॉक्ड बोलते हैं। ओके, अब देखिए क्लोक्रीट क्या है। हाँ, तो कलर ऑफ सीमेंट को क्लोक्रीट कहते हैं। क्लोक्रीट याद कीजिए, कलर ऑफ जो सीमेंट होता है ना, कलर ऑफ सीमेंट को क्लोक्रीट कहते हैं। क्लोक्रीट किसे बोलते हैं, तो कलर ऑफ सीमेंट को क्लोक्रीट कहते हैं। आगे देखते हैं। सॉइल इज ड्राइड बियॉन्ड इट्स श्रिंकेज लिमिट, इट्स सो, कहने का मतलब सॉइल इज ड्राइड बियॉन्ड इट्स श्रिंकेज लिमिट। कहने का मतलब सॉइल इज ड्राइड, जो सॉइल होता है ड्राइड होता है, बियॉन्ड इट्स श्रिंकेज लिमिट, इट्स सो नो वॉल्यूम चेंज। हाँ, कहने का मतलब है कि श्रिंकेज लिमिट जो होता है ना उसको मैं कितना श्रिंक कर जाएगा तो उसका वॉल्यूम नहीं चेंज करता है, उसमें से मतलब क्या बोलते हैं लॉस कर जाएगा वाटर वगैरह, लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं करेगा। उसको बोलते हैं सॉइल इज ड्राइड बियॉन्ड इट्स श्रिंकेज लिमिट, इट्स सो नो वॉल्यूम चेंज। कहने का मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं करता है। ओके, देखिए कंफर्म कीजिए यहाँ पे कि सॉइल इज ड्राइड, कितना सॉइल कर जाएगा ड्राइड, बियॉन्ड इट्स श्रिंकेज लिमिट, इट्स सो नो वॉल्यूम चेंज। कहने का मतलब श्रिंकेज लिमिट में कभी वॉल्यूम चेंज होता ही नहीं है, तो याद रखिए आप कि श्रिंकेज लिमिट में कहीं वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए 7 दिन 28 दिन देखे होंगे आपके, 7 दिन में काम होता है, कुछ 28 दिन में होता है, फिर 3 दिन से 7 दिन में होता है। वैसे उसका रेशियो कुछ पूछ देगा आप रेशियो का, तो याद कीजिए कि 3 से 7 दिन होगा ना उसके लिए 1.2 होता है, 3/7 का रेशियो, 3/7 का रेशियो। 3/7 का रेशियो होता है ना 1/2 होता है, 3/7 का रेशियो, 3/7 होता है ना 3/7, 3/7, 3/7 जो होता है ना 3/7 उसका रेशियो क्या होता है, 3/7 का रेशियो, 3/7 का रेशियो 1/2 होता है। तो वही वो बढ़ेगा तो 3/7 था ना तो 7/28 हो जाएगा, तो उसके लिए क्या होगा, तो 1/2 था ना तो उसको 1 को 2 बनाइए, 2 को 3 बना दीजिए, तो 1/2 था ना उसको 2/3 कर दीजिएगा, और रेशियो पूछेगा तो रेशियो बता देना है डायरेक्ट। तो वही तो बोर्ड चला गया 3/7 होता है, उसके लिए क्या होता है 1/2 होता है, और 7/28 हो जाता है उसके लिए क्या होता है 2/3 हो जाता है। ओके, अब देखते हैं आगे। कैल्शियम कंपाउंड रिमूव्ड बाई, कहने का मतलब कैल्शियम कंपाउंड जो होता है ना उसको कैसे रिमूव करते हैं, जैसे सॉइल में होता है कैल्शियम कंपाउंड, उसको कैसे रिमूव करते हैं, कैल्शियम कंपाउंड को HCl से रिमूव करते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो कैल्शियम कंपाउंड रिमूव्ड बाई, जो कैल्शियम कंपाउंड होता है ना उसको कैसे रिमूव करते हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिमूव करते हैं। कैल्शियम कंपाउंड रिमूव्ड बाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कहने का मतलब कैल्शियम कंपाउंड जो होता है ना उसको कैसे रिमूव करते हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से HCl से। कैल्शियम कंपाउंड को कैसे रिमूव करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl से रिमूव करते हैं। ऑर्गेनिक मैटर रिमूव्ड बाई, तो और देखिए सॉइल में से ऑर्गेनिक कहा ना तो H2O2 से रिमूव करते हैं, जो उसको मैं HCl से ना कचू बोले उसको मैं कि कैल्शियम कंपाउंड को रिमूव करना है तो HCl से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, लेकिन ऑर्गेनिक मैटर बोलेगा तो H2O2 से रिमूव करेंगे। तो इसके लिए क्या होगा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। H2O2 क्या है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होता है। तो ऑर्गेनिक मैटर को हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से रिमूव करेंगे। ओके, रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर, हाँ तो स्पीड बढ़ेगा तो रिएक्शन टाइम घटेगा, जितना स्पीड में रहेगा ना उतना कम टाइम नहीं मिलेगा उसको सोचने के लिए। तो वही कह रहा है आपको कि रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर डिक्रीज विथ स्पीड। ओके, डिक्रीज विथ स्पीड, अगर बाय द वे डिक्रीज विथ स्पीड, इंक्रीज स्पीड, अगर इंक्रीज करेगा स्पीड ना तो रिएक्शन टाइम घटता है। ओके ना, ओपन 1 स्क्वायर फीट तो 0.0920 स्क्वायर होता है। 1 स्क्वायर फीट में कितना होता है, 1 स्क्वायर फीट, 1 स्क्वायर फीट में क्या होता है, स्क्वायर बोले किया है तो 0.0920 स्क्वायर मीटर। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन मेन आर डिजाइन फॉर, कहने का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन मेन आर डिजाइन फॉर मैक्सिमम हावरली डिमांड और ऑन मैक्सिमम डे। कहने का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन मेन आर डिजाइन फॉर, कहने का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन मेन जो होता है ना, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिस्ट्रीब्यूशन मेन जो होता है किसके लिए डिजाइन करते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन मेन आर डिजाइन फॉर
द मैक्सिमम हावरली डिमांड ऑन मैक्सिमम डे, कहने का मतलब मैक्सिमम हावरली डे हो डिमांड होगा, लेकिन वो मैक्सिमम डे में कितना मैक्सिमम हावरली डिमांड आया ना, उस पर डिजाइन किया करना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूशन मेन को। तो आप कंफर्म कीजिए जो जो डिस्ट्रीब्यूशन मेन होता है उसको कैसे डिजाइन करते हैं, तो मैक्सिमम हावरली डिमांड मैक्सिमम डे उस पर डिजाइन करते हैं, उस पर डिजाइन करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन मेन को। ओके। अब पॉइजन रेशियो फॉर कंक्रीट, कहने का मतलब जो पॉइजन रेशियो ऑफ कंक्रीट होता है ना वो इंक्रीज करता है रिच मिक्स से। तो पॉइजन रेशियो पूछेगा आपसे कि बढ़ता उठता है या नहीं बढ़ता है, तो बढ़ता है लेकिन रिच मिक्स कंक्रीट में बढ़ता है। ओके ना। तो पॉइजन रेशियो बढ़ता है, कांस्टेंट नहीं रहता है, बढ़ता है लेकिन रिच मिक्स के लिए बढ़ता है। फॉर हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के लिए बढ़ेगा, लो स्ट्रेंथ कंक्रीट के लिए बढ़ेगा, सेचुरेटेड स्ट्रेंथ कंक्रीट के लिए बढ़ेगा, तो रिच मिक्स के लिए बढ़ता है पॉइजन रेशियो। ओके। रिजिड ज्वाइंट इन प्लेन फ्रेम इज स्टेबल एंड स्टैटिकली डिटरमाइन, कहने का मतलब है कि अ रिजिड ज्वाइंट इन प्लेन फ्रॉम इज सुटेबल एंड स्टैटिकली डिटरमाइन इफ, कब डिटरमाइन रहेगा, तो 3m+r बराबर 3j होता है, 3m+r बराबर 3j रहेगा तब डिटरमाइन, 3m+r बराबर 3j रहेगा। तो 3m+r बराबर थे, मतलब फॉर्मूला नहीं आता आपको कि 3m+r -3j था ना, तो वही फॉर्मूला 3m+r बराबर 3j रहेगा तो डिटरमाइंड रहेगा। ओके। अब आया टेम्पोररी हार्डनेस, बॉइलिंग एडिड लाइम। और कहने का मतलब आपको वो इन्वायरमेंटल में पढ़ना है कि टेम्पोररी हार्डनेस को कैसे हटाते हैं, तो उसके लिए हम करते हैं बॉइलिंग और एडिंग लाइम। बॉइलिंग करके टेम्पोररी हार्डनेस के लिए हम बॉइलिंग करते हैं, उसमें ऐड करते हैं लाइम को। ओके। विथ ज्वाइंट सब्जेक्टेड टू बोथ टेंशन एंड कंप्रेशन, कौन सा ऐसा ज्वाइंट है जिसमें कंप्रेशन और टेंशन दोनों रहता है, तो होता है टेबल ज्वाइंट। तो यहाँ पर कंफर्म कीजिए कि बीच ज्वाइंट किस टाइप का ज्वाइंट होता है जिसमें टेंशन और कंप्रेशन दोनों होता है, टेंशन भी होता है कंप्रेशन भी होता है, तो होता है टेबल ज्वाइंट। ओके। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर इज कॉल्ड, तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर को और किस नाम से जानते हैं वो कह रहा है, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ हर वर्चुअल हिंज, कहने का मतलब है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर इज कॉल्ड, मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर को आज क्या कहते हैं, द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कह सकते हैं, और द वर्चुअल हिंज कह सकते हैं, वर्चुअल हिंज कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर को, वर्चुअल हिंज कह सकते हैं, नहीं तो पॉइंट ऑफ द इन्फ्लेक्शन कह सकते हैं, नहीं तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कह सकते हैं। ओके। अब आगे चलते हैं। द मैनोमेट्रिक फ्लूइड, मैनोमेट्रिक फ्लूइड क्या क्या होता है, तो मरकरी होता है, अल्कोहल होता है, केरोसिन हो जाता है, यही होता है मैनोमेट्रिक फ्लूइड। तो मैनोमेट्रिक फ्लूइड क्या क्या होता है, मरकरी, एल्कोहल, केरोसिन, तीनों होता है। मैनोमेट्रिक फ्लूइड क्या होता है, मरकरी तो पहले से जानते हैं कि होबे करता है, मरकरी हो गया, एल्कोहल भी हो जाएगा और केरोसिन भी हो जाएगा। मैनोमेट्रिक फ्लूइड कौन कौन, मरकरी, एल्कोहल, केरोसिन, ठीक है। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट डिसॉल्व्ड आयरन एंड मैग्नीज रिमूव्ड एरेशन एंड सेडिमेंटेशन, कहने का मतलब वाटर ट्रीटमेंट जो प्लांट होता है उसमें से डिसॉल्व्ड आयरन और मैग्नीज कैसे रिमूव कीजिएगा, आयरन और मैग्नीज होता है उसको कैसे रिमूव कीजिएगा। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है ना जिसमें आयरन और मैग्नीज आपको डिसॉल्व हुआ है, कौन है, आयरन है और मैग्नीज है, आयरन और मैग्नीज को मतलब उसको डिसॉल्व किए हैं, तो उसको कैसे रिमूव करेंगे, एरेशन एंड सेडिमेंटेशन से। किससे रिमूव करेंगे, एरेशन से एंड सेडिमेंटेशन से, इससे हम रिमूव करते हैं। किससे रिमूव करते हैं, आयरन और मैग्नीज को, उसमें आयरन भी है और मैग्नीज भी है और दोनों को रिमूव करना है, तो एरेशन और सेडिमेंटेशन से हम रिमूव करते हैं। तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट डिसॉल्व आयरन एंड मैग्नीज रिमूव्ड, डिसॉल्व आयरन और मैग्नीज कैसे रिमूव करते हैं, एरेशन से और सेडिमेंटेशन से। डन। आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे है हाइड्रोलिक रो इज यूज्ड फॉर लिफ्टिंग हैवी वेट बेस्ड ऑन पास्कल्स लॉ, कहने का मतलब है हाइड्रोलिक रेम जो होता है ना, हाइड्रोलिक रोम जो हाइड्रोलिक रोम जो होता है ना जो हैवी वेट को लिफ्ट करता है, किस पे बेस्ड होता है, तो पास्कल लॉ पर बेस्ड होता है। ओके। आगे चलिए। कॉमन पाइप डायमीटर फॉर हाउस ड्रेनेज, कहने का मतलब जो भी पाइप का यूज करते हैं ना हम हाउस ड्रेनेज में उसका कॉमन साइज पूछ रहा है, तो सॉइल पाइप का क्या होता है, 100 mm हो जाता है। ओके। और बेस्ट वाटर पाइप में आ जाता है। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के लिए क्या होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो पाइप होता है उसके लिए क्या हो जाता है, तो 30 mm से लेकर 50 mm तक और 75 mm कह सकते हैं। हॉरिजॉन्टल पाइप का 30 mm से 50 mm नहीं तो 75 mm कह सकते हैं। ओके। अब आया वेंट पाइप, तो 50 mm का हो जाता है और रेन वाटर 75 mm का हो जाता है। तो कंफर्म कीजिए सॉइल पाइप कितना mm का होता है, सॉइल पाइप 100 mm का हो जाता है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कितना हो जाता है, 75 mm या तो 30 से 50 mm का। वेंट पाइप कितना होता है, जो वेंटिलेशन पर्पज से यूज करते हैं वेंट पाइप, हाँ आप कंफर्म कीजिए कि वेंटिलेशन पर्पज से किसका यूज करते हैं, तो वेंट पाइप का। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि वेंटिलेशन पर्पज से कौन सा पाइप का यूज करते हैं, तो वेंट पाइप का। उसका साइज कितना होता है वेंट पाइप का, तो 50 mm हो जाता है। और रेन वाटर का कितना होता है, रेन वाटर के लिए जो पाइप यूज करते हैं उसके लिए 75 mm होता है। रेन वाटर जो बारिश होता है 75 mm होता है। यही एक क्वेश्चन पूछा गया था आपको
यूथ पब्लिकेशन में कि आपका ये मेन हॉल जो होता है उसका साइज़ कितना होता है, तो 50 का मेन हॉल हो जाता है। कंफर्म कीजिए, मेन हॉल बोला है 50 का हो जाता है। ओके, आगे देखिए, ये पूछ रहा है मैंने स्टीरप्स का पूछ रहा है इसमें स्ट्रेंथ, द अलाउेबल टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड स्टील स्टीरप्स। डिफॉर्म्ड स्टील, डिफॉर्म बोला तो 415 हो जाएगा, उसका आपको स्ट्रेंथ पूछ रहा है, अलाउेबल टेंसाइल स्ट्रेस पूछ रहा है, किसके लिए, इसका पूछ रहा है स्टीरप्स का। तो उसका फार्मूला होता है अलाउेबल टेंसाइल स्ट्रेस और स्टीरप्स के लिए 0.55 एफ होता है। स्टीरप्स जैसा ना होगा तो 0.55 एफ होता है। एफ वो 415 यूज करेंगे क्योंकि डिफॉर्म बोला है, तो डिफॉर्म बार के लिए ये आपको यूज हो रहा है, कौची बोलते हैं स्टीरप्स का अलाउेबल टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना होता है, तो 0.55 एफ होता है। 0.55 एफ 0.55 एफ होता है। 415 पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आया, मतलब बहुत अच्छा है, यहाँ पे परमिसिबल स्ट्रेस पूछा जा रहा है, इसमें से बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट बनते हैं। तो शेयर के लिए, अगर भाई जब शेयर के लिए परमिसिबल स्ट्रेस कितना होता है, शेयर के लिए जो शेयर होता है उसके लिए क्या होता है, अगर एवरेज शेयर के लिए पूछेगा परमिसिबल स्ट्रेस या तो मैक्सिमम शेयर के लिए पूछेगा तो क्या होगा। शेयर के लिए पूछ रहा है, एवरेज के लिए पूछेगा तो क्या होगा, मैक्सिमम के लिए परमिसिबल पूछेगा तो क्या होगा। परमिसिबल स्ट्रेस पूछ रहा है, शेयर में परमिसिबल स्ट्रेस पूछ रहा है, शेयर में परमिसिबल स्ट्रेस पूछ रहा है, मैक्सिमम कितना होगा, एवरेज कितना होगा। तो कंफर्म कीजिए, अगर मैक्सिमम पूछेगा तो 0.45 हो जाएगा और एवरेज पूछेगा तो 0.40 हो जाएगा एफ वाई। एवरेज 0.40 एफ वाई, तो मैंने कही ना कि 0.40 एफ वाई हो जाता है, और मैक्सिमम पूछेगा तो 0.45 एफ वाई हो जाएगा, और डायरेक्ट कहेगा तो 40% और 45% होगा। एवरेज जान रहे हैं कि 40% और मैक्सिमम पूछेगा तो 45%, नहीं तो 0.45 एफ वाई मैक्सिमम, एवरेज 0.40 एफ वाई। ओके, एक्सियल टेंशन और कंप्रेशन दोनों कह देगा तो 0.6 एफ वाई होगा। कंफर्म कीजिए कि एक्सियल और टेंशन एंड कंप्रेशन कंबाइंड कर दिया तो कंबाइंड में थोड़ा हल्के चले पड़ेगा, तो कंबाइंड टेंशन और कंप्रेशन कंबाइंड कर दिया तो 0.6 एफ वाई हो जाएगा। टेंशन और कंप्रेशन कंबाइंड किया था 0.6 एफ आई हो जाएगा। वही कह देगा बेंडिंग, तो बेंडिंग में 2 को 6 आ जाएगा। बेंडिंग कहेगा तो 0.66 एफ आई हो जाएगा, और बियरिंग बोलेगा तो 0.75 एफ आई हो जाएगा। तो कंफर्म कीजिए, बेंडिंग में परमिसिबल स्ट्रेस कितना होता है, तो 0.66 एफ आई हो जाता है, और बियरिंग पूछेगा तो 0.7 एफ आई हो जाता है। एक्सियल टेंशन कंप्रेशन कंबाइंड है तो 0.6 एफ आई हो जाएगा, और एवरेज को पता है कि 0.40 एफ आई होता है, और मैक्सिमम का 0.45 एफ आई होता है। और जितना बोला है उतना परसेंट में कर देंगे। अगर बियरिंग में पूछ रहा है तो 75% कर देंगे, सॉरी बियरिंग में ना, बेंडिंग में पूछेगा तो आपको 66% कर देंगे, और एक्सियल टेंशन कंप्रेशन तो 60% कर देंगे। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पॉइजन रेशियो के लिए कुछ आया है। पॉइजन रेशियो को 1/टाइम से भी डिनोट करते हैं और म्यू से भी डिनोट करते हैं। तो पॉइजन रेशियो बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट इट्स नोन एज कंट्रेंशन रेशियो। कंट्रेशन रेशियो कहने का मतलब पॉइजन रेशियो जो होता है ना, बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट इट्स ऑल्सो नोन कंट्रेशन रेशियो। कंट्रेशन रेशियो, उसको कंट्रेशन रेशियो बोलते हैं। कहने का मतलब है, अगर बाय द पॉइजन रेशियो बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट इट्स नोन एज कंट्रेशन में रेशियो, कंट्रेशन रेशियो बोलते हैं। पॉइजन रेशियो अगर बाय द वे बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट हो जाएगा, पॉइजन रेशियो है भाई, तो वो अगर इलास्टिक लिमिट से पार हो गया तो उसको पॉइजन रेशियो को कंट्रेशन रेशियो कह देंगे। ओके, पाथ लाइन कंसेप्ट गिव लेग्रांजियल। हाँ, पाथ लाइन सबको, जैसे पाथ लाइन रास्ता होता है ना, सबको लेके चलता है, तो पाथ लाइन जो होता है लेग्रांजियल अप्रोच पे बेस्ड होता है। ओके, हाई टर्बिडिटी इज मेजर्ड बाई जैक्सन टर्बिडिटी मीटर। हाई टर्बिडिटी के लिए बहुत सारा मेथड पढ़े होंगे, तो उसमें पूछ रहा है कि हाई टर्बिडिटी को मेजर करने के लिए कौन सा यूज होता है। हाई टर्बिडिटी के लिए ना जैक्सन टर्बिडिटी मीटर। ओके, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द एयर इज ग्रेटर देन द वाटर। कहने का मतलब कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द एयर जो होता है ना, एयर का कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होता है वाटर से। वो कह रहा है कि कंप्रेसिबिलिटी किसका ज़्यादा होता है, तो एयर का होता है वाटर से ज़्यादा। ओके, परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर रिमूव। जैसे टेम्पोररी वहाँ पढ़े थे ना कि लाइम को ऐड करके हम रिमूव कर सकते हैं, उसी तरह परमानेंट हार्डनेस को कैसे रिमूव करेंगे, ये बहुत बार पूछा गया है जियोलाइट प्रोसेस से। तो कंफर्म कीजिए कि परमानेंट हार्डनेस है, ये सब हार्डनेस नहीं है, परमानेंट हार्डनेस है, तो उसको कैसे हटाएंगे, परमानेंट है, जैसे जियो कैसे परमानेंट हो गया उस तरह से परमानेंट हार्डनेस कर रहा है तो जियोलाइट प्रोसेस। ओके, द लैप स्प्लाइस सेल नॉट बी यूज्ड फॉर द बार लार्जर देन 32 mm। कहने का मतलब है कि लैप स्प्लाइस जो होता है ना, सेल नॉट यूज फॉर द बार लार्जर देन 32 mm। अगर लैप कर जाता है ना, स्प्लाइस जो लैप करता है, तो स्प्लाइस जो लैप करेगा तो कितना से ज़्यादा के लिए नहीं यूज कर सकते हैं, 32 mm से ज़्यादा के लिए यूज नहीं करते हैं। ओके, अब देखिए, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिक थिकनेस ऑफ द प्लास्टर शुड नॉट बी केप्ट 6 से 12 mm। कहने का मतलब रहा अनलेस अदरवाइज बोला ना, तो उसमें कह रहा है अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिक थिकनेस ऑफ प्लास्टर शुड नॉट बी केप्ट 6 से 12 mm। एज पर इतना कोड के हिसाब से 10 से 12 mm है तो 15 mm थिक्स कह देंगे। ओके ना, और सेकंड जो होता है 3 से 8 mm होता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे आ रहा है
कि टेस्ट फॉर द रेसिडुअल क्लोरीन। अगर रेसिडुअल क्लोरीन जो होता है ना, देखे होंगे कि पानी में सब कुछ ट्रीटमेंट करने के बाद रेसिडुअल क्लोरीन बच जाता है, उसके लिए टेस्ट करते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, अभी भी पूछा जा रहा है। द टेस्ट ऑफ रेसिडुअल क्लोरीन, तो इसके लिए कौन कौन सा करते हैं? तो डीपीटी टेस्ट हो जाता है, फिर क्लोरोटेक्स टेस्ट होता है, फिर स्टार्च आयोडेट टेस्ट होता है, एक अर्थोलिडिन टेस्ट होता है। तो सबसे ज़्यादा अर्थोलिडिन टेस्ट होता है ना, उसको पूछा गया है कि अर्थोलिडिन टेस्ट किसके लिए यूज करते हैं, तो वो होता है रेसिडुअल क्लोरीन के लिए। ओके, तो सबसे पहले आपको यहाँ पूछा जाएगा कि रेसिडुअल क्लोरीन के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं। सबसे टॉप वाला टेस्ट आता है अर्थोलिडिन टेस्ट, वो भी किसके लिए होता है? रेसिडुअल क्लोरीन के लिए। फिर डीपीटी टेस्ट भी आ जाता है, उसके बाद क्लोरोटेक्स टेस्ट भी आता है। तो डीपी टेस्ट किसके लिए करते हैं? डीपीटी टेस्ट, डी और पी और टी। डीपीटी टेस्ट किस लिए करते हैं? रेसिडुअल क्लोरीन के लिए। क्लोरोटेक्स्ट किसके लिए करते हैं? क्लोरोटेक्स्ट ये भी रेसिडुअल क्लोरीन के लिए। स्टार्च आयोडाइड टेस्ट, स्टार्च आयोडाइड जो टेस्ट होता है ना, उसको बोल रहे हैं स्टार्च आयोडाइड टेस्ट, ये भी करते हैं रेसिडुअल क्लोरीन के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या आया क्वेश्चन से, डिप्रिसिएशन ड्यू टू। और डिप्रिसिएशन किसके किसके चलते होता है? देखो फिजिकल डिप्रिसिएशन होता है, एक होता है फंक्शनल डिप्रिसिएशन। मैंने फिजिकल एक होता है, एक फंक्शनल होता है। तो फिजिकल में देखिए किसके किसके कारण होता है। ड्यू टू बियर एंड टीयर पूछेगा तो फिजिकल डिप्रिसिएशन हो जाता है। ओके, ड्यू टू एक्शन ऑफ द टाइम, तो टाइम के चलते बिल्डिंग जो पुरान हो रहा है ना, ये भी होता है फिजिकल हो जाता है। काहे कि पानी उन्हें पड़ने से, धूप लगने से जो पुरान हो जाता है बिल्डिंग, तो भी फिजिकल डिप्रिसिएशन में आता है। ओके ना, तो ड्यू टू वियर एंड टीयर फिजिकल डिप्रिसिएशन, एंड टाइम के चलते होता है, वो भी फिजिकल डिप्रिसिएशन में आता है। लेकिन अब आया फंक्शनल डिप्रिसिएशन, द इनडिक्वेंसी ऑफ सुपरविजन एंड ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस जो होता है ना, जिसके चलते घटता है, तो ऑब्सोलेंस के चलते और इनडिक्वेंसी ऑफ सुपरविजन, उसके लिए होता है फंक्शनल डिप्रिसिएशन। ओके, अब आगे चलते हैं। कह रहा है इफ द फाइनल डिफ्लेक्शन सो गिवन दैट जस्ट लाइक, कहने का मतलब है डिफ्लेक्शन निकाल कर दिया, आपको स्टार्ट रहेगा ए बी से और बी उतर के बी सी बन जाएगा। तो ए बी और बी सी से रहेगा और डिफ्लेक्शन पूछेगा, ए बी होगा फिर नीचे भी बी होगा, तो ए बी बी सी, बी है ना दोनों में नीचे ऊपर में, तो इसको लेकर चलेगा डिफ्लेक्शन पूछेगा तो डायरेक्ट ऐसे मतलब घटा के दे देंगे, आंसर आ जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, बहुत बार भी पूछा गया है, रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। कहने का मतलब है कि अर्थ जो घूर रहा है ना, सन के चारों तरफ परिक्रमा कर रहा है, तो उससे हम क्या कहते हैं? उसको वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक डिक्लेशन को क्या कहते हैं? तो एनुअल वेरिएशन बोलते हैं। अगर बाई द वे सन के चारों अगर पृथ्वी चक्कर काट रहा है, तो उसको डिक्लेशन को क्या कहते हैं? तो एनुअल वेरिएशन कहते हैं। ओके, कॉमन साइज ऑफ द रेनफोर्समेंट, जो रेनफोर्समेंट यूज करता है उसका कॉमन साइज क्या होता है? तो 28 एम होता है कॉमन साइज। जैसे 8 है ना, तो रेडिएशन 8 है, तो 28 एम होता है कॉमन साइज। ओके, अब आगे देखते हैं। नेशनल बिल्डिंग कोड वाज फर्स्ट पब्लिश्ड, माने पहले सबसे पहले बिल्डिंग कोड कब पब्लिश किया था? 1970 में, सबसे पहले 1970 में। ओके, वेरियस एक्टिविटी ऑफ द प्रोजेक्ट आर शोन ऑन द वार करेक्ट्स बाय हॉरिजॉन्टल लाइन। हाँ, कहने का मतलब वेरियस एक्टिविटी ऑफ द प्रोजेक्ट आर शोन ऑन बार चार्ट्स बाय कैट्स बाई किसके? हॉरिजॉन्टल लाइन से, मतलब वेरियस जो लाइन शो करते हैं ना, किससे करते हैं? उसको जो कैट्स नहीं होते हैं, तो कैट्स वही करा, कैट्स वगैरह सीखते हैं ना, तो कैट्स वगैरह में कैसे बिल्डिंग को शो करते हैं? तो हॉरिजॉन्टल लाइन से शो करते हैं। ओके, अब देखिए अब आया एक्यू वर्ड है, माने उत्तरजित एक वर्ड में होता है उत्तर उर्जित है एक वर्ड मैंने उर्जित है। ओके ना, राइट ऑफ द वे, राइट ऑफ वे क्या होता है? इट इज़ द एरिया ऑफ लैंड इक्योर्ड मैंने अर्जित, इक्योर्ड वही लिखा है ऊपर कि इक्योर्ड मीन्स अर्जित है, जैसे ना कहते हैं कि हम इतना कमा के अर्जित किए हैं, तो इक्योर्ड मीन्स अर्जित फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्यूचर एक्सपेंशन। तो कहने का राइट ऑफ वे जो होता है ना, फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए होता है, अर्जित किया हुआ सम्मति है, मतलब राइट ऑफ वे कि फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए आपको ज़रूरी पड़ता है राइट ऑफ वे। ओके, अब देखिए फ्लैट फुटेड रेल ऑल्सो नोन एज द विजनल रेल। कहने का मतलब फ्लैट फुटेड जो रेल होता है ना, उसको और किस नाम से जानते हैं? तो विजनल रेल से मानते हैं, विजनल। तो फ्लैट फुटेड जो रेल होता है इंडिया में मोस्ट यूज किया जाता है, उसको और नाम जानते हैं विजनल रेल। विजनल रेल होता है, फ्लैट फुटेड रेल जो होता है ना, विजनल रेल होता है, इंडिया में मोस्टली यूज होता है। ओके, द परफॉर्मेंस आपसे पूछ सकता है कि इंडिया में मोस्टली कौन सा रेल होता है, तो फ्लैट फुटेड रेल का यूज करते हैं, फ्लैट फुटेड रेल का यूज करते हैं, रेल का यूज करते हैं। ओके ना, द परफॉर्मेंस ऑफ द स्पेसिफिक टास्क इन CPM इज नोन एज एक्टिविटी। कहने का मतलब है कि द परफॉर्मेंस ऑफ द स्पेसिफिक टास्क इन CPM इज नोन एज एक्टिविटी। कहने का मतलब है ना कि द परफॉर्मेंस ऑफ द स्पेसिफिक टास्क, जो स्पेसिफिक टास्क होता है ना, उसको कह रहा है परफॉर्मेंस ऑफ स्पेसिफिक टास्क इन CPM इज नोन एज एक्टिविटी।
CPM में कहाँ आता है, एक्टिविटी हो जाएगा। अब टास्क को परफॉर्मेंस करना हो भी CPM में तो एक्टिविटी। ओके, इन हिली रोड प्रोवाइड कर्व स्पाइरल, जो हिली रोड होता है ना वो स्पाइरल। और ट्रांजिशन कर्व का पूछेगा ना आपसे, ट्रांजिशन कर्व कैसा होता है, तो स्पाइरल होता है। और हिली रोड का भी पूछेगा तो स्पाइरल हो जाता है। हिली रोड में भी स्पाइरल ही होता है, और ट्रांजिशन कर्व तो स्पाइरल हो ही करता है। द 16R रेल्स आर मोस्टली यूज्ड इन मीटर गेज। कहने का मतलब है कि 60R जो रेल होता है ना, कहाँ 60R रेल पूछ सकता है कि 60R जो होता है ना कहाँ यूज करते हैं, तो मैट्रिक सॉरी मीटर गेज में यूज करते हैं। मीटर गेज में 60 या तो 60R रेल आर मोस्टली यूज्ड ऑन मीटर गेज। किस पे यूज करते हैं, तो मीटर गेज पे यूज करते हैं, मोस्टली यूज्ड इन मीटर गेज। वही कह रहा है कि 60R रेल जो होता है ना और मोस्टली यूज्ड मीटर गेज में। 60R रेल जो होता है कहाँ यूज होता है, मीटर गेज में यूज होता है। 60R जो होता है कहाँ यूज होता है, मीटर गेज में। 60R कहाँ, मीटर गेज में। ओके, और देखिए यहाँ पे अप्लीकेशन ऑफ द फेबरी फर्टिलाइजर अलॉन्ग विथ इरिगेशन वाटर, उसको बोलते हैं फर्टिजेशन बोलते हैं। कहने का अप्लीकेशन में यूज होता है। अप्लीकेशन ऑफ द फर्टिलाइजर अलॉन्ग विथ द इरिगेशन, फर्टिलाइजर जो यूज करते हैं अलॉन्ग विथ इरिगेशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड, तो उसको बोलते हैं फर्टिजेशन बोलते हैं, फर्टिजेशन बोलते हैं। ओके ना, द एप्लीकेशन ऑफ द फर्टिलाइजर अलॉन्ग विथ इरिगेशन वाटर इज कॉल्ड फर्टाइजेशन बोलते हैं, फर्टाइजेशन बोलते हैं। ओके ना, एप्लीकेशन जो होता है ना ये उसका बोलता है कौन सा, फर्टिलाइजर अलॉन्ग विथ इरिगेशन, उसको बोलते हैं फर्टिजेशन बोलते हैं, फर्टिजेशन बोलते हैं उसको हम, फर्टिजेशन बोलते हैं। अलॉन्ग विथ इरिगेशन पूछा ना तो फर्टिजेशन बोलते हैं उसको हम, फर्टिजेशन बोलते हैं, फर्टिजेशन या तो फर्टाइजेशन बोलते हैं। ओके ना, अब PIEV का आप याद कीजिए फुल फॉर्म। तो PIEV का फॉर्मूला फुल फॉर्म पूछा जाता है तो परसेप्शन, इसको बोलते हैं परसेप्शन। P का परसेप्शन। और इंटेलेक्शन बोलते हैं आई को बोलते हैं इंटेलेक्शन। और फिर होता है ई को इमोशन, और फिर होता है वैल्यूएशन। तो याद कीजिए PIEV का फुल फॉर्म क्या होता है, परसेप्शन से इंटेलेक्शन, इंटेलिजेंस यहाँ पे देता है, इंटेलिजेंस नहीं इंटेलेक्शन होता है, इंटेलिजेंस नहीं इंटेलेक्शन होता है, इमोशन और वैल्यूएशन। तो परसेप्शन, इंटेलेक्शन, इमोशन, वैल्यूएशन, ये होता है PIEV। सेप टेस्ट ऑन द एग्रीगेट आर डन बाई यूजिंग। अच्छा, मैंने सेप टेस्ट होता है ना किसके लिए, मैंने सेप टेस्ट एग्रीगेट में होता है, और किसके लिए होता है, तो लेंथ गेज के लिए और थिकनेस गेज के लिए। तो सेप टेस्ट किसके लिए होता है, लेंथ गेज के लिए और थिकनेस गेज के लिए होता है। लेंथ और थिकनेस के लिए होता है सेप टेस्ट ऑन द एग्रीगेट। एग्रीगेट पे सेप टेस्ट कैसे होता है, जो एग्रीगेट होता है ना एग्रीगेट, उस पर सेप टेस्ट कैसे होता है, सेप टेस्ट ऑन एग्रीगेट। एग्रीगेट पे सेप टेस्ट ना तो लेंथ के लॉन्ग होता है, थिकनेस के लॉन्ग होता है। इस टेस्ट नॉट अप्लीकेबल लेस देन 6.3 mm के लिए अप्लीकेबल नहीं होता। सेप टेस्ट होता है ना लेंथ के लिए और थिकनेस के लिए, एग्रीगेट का 6.3 mm के लिए अप्लीकेबल नहीं होता है। 6.3 mm से भी पतला रहेगा तो उसके लिए क्यों अप्लीकेबल होता है। सेप टेस्ट आप जो होता है ना एग्रीगेट में वो आपको लेस देन 6.3 से कम के लिए नहीं होता है। लेस देन अगर रहेगा 6.3, लेस देन 6.3 रहेगा mm तो उसके लिए अप्लीकेबल नहीं होगा। द टर्मिनेशन ऑफ द वॉल इन स्टेपेड फैशन इन टर्म्ड एज रैंकिंग बैक। कहने का मतलब है ना कि द टर्मिनेशन ऑफ द वॉल इन स्टेप्ड फ्यूजन इन टर्म्ड एज रैंकिंग बैक उसको बोलते हैं। ओके, अब कांट जानते हैं या तो सुपर एलिवेशन भी जानते होंगे। तो कांट किसको बोलते हैं और सुपर एलिवेशन किसको बोलते हैं, तो कांट जानवे करते हैं, सुपर एलिवेशन भी जानते होंगे। कांटे को हम सुपर एलिवेशन बोलते हैं। इट इज द डिफरेंस इन हाई बिटवीन द आउटर एंड इनर साइड। कहने का मतलब है ना कि आउटर रोड का आउटर जो होता है ना उसको उठा देते हैं इनर के अपेक्षा, तो उसको ही कांट बोलते हैं तो सुपर एलिवेशन बोलते हैं। कांट जानवे करते हैं उसी को हम सुपर एलिवेशन बोलते हैं। आउटर एज को उठा देते हैं इनर एज की अपेक्षा तो उसको कांट बोलते हैं। इट प्रोवाइड द ग्रेजुअली लिफ्टिंग द आउटर एज। हाँ, नेचुरली मतलब अथी से लेटरल इफेक्ट वो कह रहा है। डिफरेंट हाइट बिन द आउटर एज, इनर एज होता है ना, डिफरेंट हाइट बिन आउटर एज, जो आउटर हुआ से और इनर हुआ से तो उसको हम कांट बोलते हैं तो सुपर एलिवेशन बोलते हैं। ओके, इनफिल्ट्रेशन कैन बी मेजर। तो इनफिल्ट्रेशन कैसे मेजर करते हैं वो देखिए यहाँ पे। तो इनफिल्ट्रेशन कैसे मेजर करते हैं, जो इनफिल्ट्रेशन हो तो कैसे मेजर करते हैं, तो सिंपल ट्यूब इनफिल्ट्रोमीटर। जो इनफिल्ट्रेशन जो होता है ना उसको सिंपल ट्यूब इनफिल्ट्रोमीटर से हम मेजर करते हैं। फिर डबल रिंग इनफिल्ट्रोमीटर और सिलेंड्रिकल मेटल रिंग। कहने का मतलब है कि सिंपल ट्यूब इनफिल्ट्रोमीटर से मेजर करते हैं,
फिर डबल रिंग इन्फिल्ट्रोमीटर से मेजर करते हैं, और सिलेंड्रिकल मेटल रिंग से करते हैं। तो सिंगल ट्यूब इन्फिल्ट्रोमीटर से करते हैं, फिर डबल रिंग इन्फिल्ट्रोमीटर से करते हैं। ओके ना। तो पहले सिंगल ट्यूब इन्फिल्ट्रोमीटर से करते हैं, इन्फिल्ट्रेशन ना, सिंगल ट्यूब इन्फिल्ट्रोमीटर से करते हैं, फिर डबल रिंग इन्फिल्ट्रोमीटर से करते हैं, फिर रेनफॉल सिमुलेटर से करते हैं, फिर हाइड्रोग्राफ एनालिसिस से करते हैं। तो कहने का मतलब है कि इन्फिल्ट्रेशन कैसे करते हैं, सिंपल ट्यूब इन्फिल्ट्रोमीटर से, फिर डबल रिंग इन्फिल्ट्रोमीटर से करते हैं, फिर रेनफॉल सिमुलेटर से करते हैं, रेनफॉल जो सिमुलेटर होता है ना उससे करते हैं, फिर हाइड्रोग्राफ ऑफ एनालिसिस से करते हैं। हाइड्रोग्राफ एनालिसिस से क्या करते हैं, इन्फिल्ट्रेशन को मापते हैं हाइड्रोग्राफ एनालिसिस से। फिर रेनफॉल सिमुलेटर से भी करते हैं इन्फिल्ट्रेशन को मेजर। ओके, आगे देखिए क्या आ गया। डब्ल्यू यूएसडब्ल्यू क्लास ए क्या मेजर करता है, तो इवोपोरेशन को। यूएसडब्ल्यू भी क्या मेजर करता है, इवोपोरेशन को। ओके, अब आया लैसीमीटर मेजर द इवोपो ट्रांसपिरेशन। हाँ, जैसे इवोपो ट्रांसफर दोनों होता है, ट्रांसमिशन भी होता है और इवोपोरेशन भी होता है, तो दोनों होता था ना, कहते हैं कि लेके आओ मैच नापते हैं कितना हो गया। तो इवोपो ट्रांसपिरेशन को लैसीमीटर लेके आओ, लैसीमीटर इवोपो ट्रांसपिरेशन होता है, लैसीमीटर से मापेंगे। एनेमोमीटर विंड स्पीड को मापते हैं, एनेमोमीटर जो होता है ना उससे हम विंड स्पीड को मापते हैं। आपको पता होगा कि एनेमोमीटर बहुत ज़्यादा हवा चलता है तो एने तो ओने चलता है, तो कभी ओने चलता है, तो एनेमोमीटर से एनोमीटर से क्या मापते हैं, एनोमीटर से विंड स्पीड को मापते हैं। ओके, द प्रोसेस ऑफ द फिलिंग हॉल स्पेस ऑफ द वॉल बिफोर प्लास्टरिंग इज कॉल्ड डंपिंग। कहने का मतलब है ना कि जैसे दीवार बनाते हैं तो बहुत सारा मतलब दरार रह जाता है ईंटा वाला, तो उसको प्लास्टिंग से पहले फिल करते हैं ना, तब उसको प्लास्टिंग करते हैं, पहले बराबर करते हैं, तो उसको जो करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डबिंग आउट बोलते हैं। जो फिल करते हैं ना दिवालिया में सीमेंटवा, उसको बोलते हैं डबिंग आउट। ओके, हैकिंग क्या है, प्लास्टर करने से पहले ग्राउंड को रफ नहीं करते हैं वॉल को, तो मेकिंग रफ सरफेस बिफोर द प्लास्टिंग। प्लास्टिंग करने से पहले जो भी सरफेस होता है उसको रफ करते हैं, उसको हम हैकिंग कहते हैं। ओके, अब आया ब्लिस्टरिंग। ब्लिस्टरिंग क्या आता है, फॉर्मेशन ऑफ बबल लाइक शेप ऑफ द पॉइंटेड सरफेस को ब्लिस्टरिंग बोलते हैं। जैसे पेंट जो होता है ना उस पर मतलब फॉर्मेशन होता है बबल का फॉर्मेशन हो जाता है, कैसा होता है, पॉइंट जैसा हो जाता है, तो उसको बोलते हैं ब्लिस्टरिंग। तो ब्लिस्टरिंग क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ बबल ऑन द पेंट पे फॉर्मेशन ऑफ बबल हो जाता है, उसको ब्लिस्टरिंग बोलते हैं। वाटर सीमेंट रेशियो इन इन आइडियल व्हेन द हैंड मिक्सिंग। कहने का मतलब है कि वाटर सीमेंट रेशियो क्या होगा, आइडियल, वो मतलब हैंड मिक्सिंग के लिए क्या हो जाएगा, 0.5 से 0.6 हो जाएगा। तो वाटर सीमेंट रेशियो इन आइडियल व्हेन हैंड मिक्सिंग, अगर बता हाथ से मिक्सिंग कर रहे हैं तो कितना होगा, 0.5 से 0.6 हो जाएगा वाटर सीमेंट रेशियो। तो वाटर सीमेंट रेशियो जानते हैं ना, तो वाटर सीमेंट रेशियो कितना हो जाएगा आपको, किसके लिए, वाटर सीमेंट रेशियो किसके लिए हो जाएगा आपको, हैंड मिक्सिंग के लिए कितना हो जाएगा, 0.5 से 0.6। 5 ही होगा, अगर हाथ से माप रहा है तो 0.5 से 0.6 हो जाएगा। ओके, पोस्ट मीन्स दहलीज होता है, उसी को सील बोलो या तो पोस्ट बोलो। पोस्ट मीन्स भी दहलीज होता है, जो नीचे वाला सबसे नीचे में होता है, जो हॉरिजॉन्टल मेंबर ना सबसे नीचे में, उसी को पोस्ट या दहलीज बोलते हैं या सील भी बोलते हैं। अब आया मलीन। मलीन क्या होता है, इट इज़ द वर्टिकल मेंबर, मलीन बोल रहा है MULLION, मलीन, इट इज़ द वर्टिकल मेंबर ऑफ द फॉर्म विच एम्प्लॉयड डब या तो सब डिवाइडेड डोर और विंडो वर्टिकली। कहने का मतलब मिलियन जो होता है, मूलिन जो होता है, मूलिन ना, डोर और विंडो को वर्टिकली डिवाइडेड कर देता है दो पार्ट में। एम्प्लॉयड डबल इन द डोर और विंडो वर्टिकली, जो वर्टिकली डिवाइड करता है ना उसको बोलते हैं मलिन। मलिन क्या होता है, जो डोर और विंडो जो होता है ना, डोर है विंडो उसको वर्टिकली डिवाइड कर देता है तो उसको मलिन बोलते हैं। ट्रांसम क्या होता है, इट इज़ द हॉरिजॉन्टल मेंबर ऑफ द फ्रेम एम्प्लॉयड टू सब डिवाइडेड द ओपनिंग, उसको बोलते हैं ट्रांसम। ट्रांसम क्या होता है आपको पता होगा, ट्रांसम ये हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है जो एम्प्लॉयड सब डिवाइडेड द ओपनिंग। जो ओपनिंग जो होता है जैसे विंडो है सामने वाला, इसमें डिवाइड कर देता है दो भाग में ना, वो बीच में से हॉरिजॉन्टली जो डिवाइड करता है उसी को हम ट्रांसम बोलते हैं। और रिवल क्या होता है, इन इन दिस इज एक्सटर्नल जैम्प्ड, जैम्प्ड होता है डोर और विंडो, डोर और विंडो में जैम्प्ड होता है, डोर और विंडो में ओपनिंग ऑफ राइट एंगल, ओपनिंग ऑफ राइट एंगल, राइट एंगल में होता है जंप। रिवल क्या होता है, राइट एंगल में जंप होता है ओपनिंग के पास, उसी को बोलते हैं रिवल। तो जंप जहाँ बोलेगा राइट एंगल में जंप बोलेगा तो रिवल कहेंगे। ओके, आगे चलते हैं क्या है। आगे कॉमनली यूज्ड द लाइम कॉमनली यूज्ड द लाइम वर्क फॉर द अंडर द वाटर, तो उसको डैम्प से सिचुएशन कहते हैं। कहने का मतलब कॉमनली यूज्ड लाइम वाटर फॉर अंडर वाटर, तो डैम्प सिचुएशन बोलते हैं उसको। और डैम्प सिचुएशन में क्या होता है, मिथियली हाइड्रोलिक लैम्प। कहने का मतलब डैम्प सिचुएशन में
कॉमनली यूज द लाइम वर्क फॉर अंडर वाटर डैम सिचुएशन इमिथियली हाइड्रोलिक लाइम। आप जानते हैं कि अंडर वाटर में हम हाइड्रोलिक लाइम का यूज करते हैं, लेकिन कहीं कहीं ऑप्शन नहीं रहेगा वो, तो इमिथियली हाइड्रोलिक लाइम आपको मारना पड़ेगा। ओके ना। बेस्ट कॉमन ऑफ द मरीन वर्क, इसमें से कह रहा है कि बेस्ट सीमेंट फॉर मरीन वर्क, तो मरीन वर्क के लिए जहाँ पे सल्फर रजिस्टिंग सीमेंट होता है ना, उसको यूज करते हैं मरीन वर्क में। लेकिन सल्फर नहीं रहेगा तो उसमें हम क्या बोलते हैं, सुपर कुछ उसको मैंने सल्फर रेजिस्टेंट सीमेंट है, तो सल्फर रेजिस्टेंस को हम यूज करते हैं वहाँ पे, कहाँ, मरीन वर्क में। लेकिन नहीं था तो उसके लिए ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट का भी यूज कर सकते हैं, ब्लास्टर वाला यूज कर सकते हैं। क्विक सेटिंग सीमेंट रिस्पॉन्सिबल एल्युमिनियम सल्फेट, कहने का मतलब है क्विक सेटिंग आपको जानते हैं कि एल्युमिनियम के चलते होता है, लेकिन उसमें भी पूछ देगा तो क्विक सेटिंग के लिए एल्युमिनियम सल्फेट मारना है। एल्युमिनियम नहीं रहेगा उसमें, साथ में सल्फेट लगा तो एल्युमिनियम सल्फेट हो जाएगा। ओके। द 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 2.47 एकड़। 1 हेक्टेयर में कितना होता है, 2.47 एकड़। 1 हेक्टेयर में 2.47 एकड़ हो जाता है। एकड़ कितना होता है, 2.47 एकड़ हो जाता है 1 हेक्टेयर में। प्लेन सेमिच्योर हाउ मेनी इक्वेशन, 3 होता है। प्लेन स्ट्रक्चर में हाउ मेनी इक्वेशन, कितना होता है इक्वेशन प्लेन स्ट्रक्चर में, 3 होता है। प्लेन जो स्ट्रक्चर आपके पास है ना, उसमें कितना होता है, प्लेन स्ट्रक्चर में कितना हो जाता है, 3 इक्वेशन हो जाता है। 1 मीटर क्यूब ब्रिक अर्थ अबाउट, कहने का मतलब है कि 1 मीटर क्यूब ब्रिक अर्थ इज अबाउट, 1 मीटर ब्रिक क्यूब में कितना अर्थ हो जाता है वो कर रहा है, तो होता है 1800 kg। कैसे, तो 500 1 मीटर क्यूब में कितना ब्रिक होता है, 500 ब्रिक होता है, और एक ब्रिक का 350 kg, 3.5 kg का होता है। तो 500 में 3.5 kg से गुना कीजिए 1750 आता है, तो 18 मार सकते हैं। 1 ब्रिक 3.5 kg का हो जाता है। ओके। अब टॉलरेंस पूछ रहा था, टॉलरेंस पूछा बहुत बार पूछा जाता है। तो 10 मीटर के चैन से शुरू करते हैं, 5 मीटर से भी होता है, तो 5 मीटर का भी प्लस में 3 होता है। तो 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर। ओके ना, तो ऐसे चैन होता है। तो 5 मीटर का भी चैन होता है, फिर 10 मीटर का चैन होता है, फिर 20 मीटर का चैन होता है, फिर 30 मीटर का चैन होता है। तो टॉलरेंस का होता है प्लस माइनस 3 होता है, और 10 मीटर के लिए प्लस माइनस 3 होता है, 20 मीटर के लिए प्लस माइनस 5 हो जाता है, और 30 मीटर के लिए प्लस माइनस 8 हो जाता है। तो टॉलरेंस याद कीजिए कि 10 मीटर चैन रहेगा तो, 20 मीटर चल रहेगा तो, और 30 मीटर चल रहेगा तो प्लस माइनस 3% हो जाएगा, 3 mm हो जाता है, और 20 के लिए प्लस माइनस 5 mm होता है, और 30 के लिए प्लस माइनस 8 mm हो जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, कॉमनली यूज्ड लाइम वर्क फॉर द अंडर वाटर और डैम सिचुएशन, कहने का मतलब है कॉमनली यूज्ड, ये भी दोबारा पूछ दिया आपको कि कॉमनली यूज कर रहा है, कॉमनली यूज ऑफ द कॉमनली यूज ऑफ द लाइम वर्क अंडर द वाटर डैम सिचुएशन। और डैम सिचुएशन रहेगा तो अंडर वाटर में क्या यूज करें, डैम सिचुएशन में अंडर वाटर में कौन सा लाइम का यूज करेंगे, तो हाइड्रोलिक लाइम तो यूज करते हैं, लेकिन नहीं, उसमें इमिथियली हाइड्रोलिक लाइम का यूज करेंगे। ओके। वेस्ट सीमेंट, हाँ ये तो पेज रिपीट हो गया, आगे बढ़ते हैं। ये भी रिपीट हो जाएगा, फिर से रिपीट हो रहा है, अरे फिर से रिपीट हो रहा है, कितना रिपीट हो गया भाई, बहुत ही रिपीट हो गया, सॉरी। आगे चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है मैक्सिमम वाटर पेपर, हाँ कहने का मतलब है कि इन्वायरमेंटल में पढ़ना कि मैक्सिमम वाटर कहाँ लगता है, तो पेपर इंडस्ट्री जो होता है ना, उसमें मैक्सिमम वाटर का जरूरत पड़ता है। वर्किंग स्ट्रेस मेथड इलास्टिक मेथड होता है। तो वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्या होता है, यह इलास्टिक मेथड होता है। तो कंफर्म कीजिए कि वर्किंग स्ट्रेस जो WSM जो होता है यह इलास्टिक होता है, और इसको मॉडुलर रेशियो मेथड भी कहते हैं। तो याद कीजिए, कंफर्म कीजिए कि WSM जो होता है ना, वर्किंग स्ट्रेस मेथड, उसको हम इलास्टिक मेथड भी कहते हैं, और इसी को बोलते हैं मॉडुलर रेशियो मेथड। तो मॉडुलर रेशियो मेथड किसको बोलते हैं, WSM को बोलते हैं, और इलास्टिक कौन होता है, तो WSM हो जाता है। ओके ना। एन आर्च विथ 3 हिंज इज स्ट्रक्चर स्टेटिकली डिटरमाइन, कहने का मतलब है ना कि यहाँ से डिटरमाइन इंडिटरमाइन पूछता है, तो 3 हिंज आर्च होता है ना, स्टेटिकली डिटरमाइन होता है, उसी में लिखा रहेगा 2 हिंज आर्च, तो इनडिटरमिनेंट हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछता है कि दे देता है, पूछता है कि इसमें कौन डिटरमाइन है, तो आप याद कीजिए कि 2 हिंज वाला जो होता है ना, वही इनडिटरमिनेट हो जाता है आर्च, 2 हिंज आर्च होता है इनडिटरमिनेट होता है, 3 हिंज होता है डिटरमिनेंट हो जाता है। ओके। द कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम माइनर maintenance work are done with the specific period of the certain term is term contract, कहने का मतलब है कि माइनर मेंटेनेंस वर्क आर डन विथ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ई टर्म, तो टर्म कॉन्ट्रैक्ट कहता है। माइनर जो होता है, माइनर के लिए यूज हो रहा है, माइनर मेंटेनेंस वर्क के लिए यूज हो रहा है विथ कॉन्ट्रैक्ट टर्म एज टर्म कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, उसको टर्म कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। माइनर के लिए तो टर्म कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ओके ना। क्लोरीन डिमांड, अप्लाइड क्लोरीन, रेसिडुअल क्लोरीन, कहने क्लोरीन डिमांड में कौन होता है, अप्लाइड क्लोरीन और रेसिडुअल क्लोरीन होता है। क्लोरीन डिमांड में क्या होता है, अप्लाइड क्लोरीन और रेसिडुअल क्लोरीन। अब क्लोरीन डिमांड कर रहा है, जो क्लोरीन जो होता है उसको डिमांड कर रहा है, तो उसके लिए होता है अप्लाइड क्लोरीन और रेसिडुअल क्लोरीन। ओके। GI पाइप, हाँ गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप, उसमें जिंक का रचित किया जाता है,
और डक्टाइल मटेरियल आर मोस्ट अप्रोप्रिएटेड फेल्यूर थ्योरी, कहने का मतलब है कि डक्टाइल मटेरियल आर मोस्ट अप्रोप्रिएटेड फेल्यूर थ्योरी मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी, कहने का मतलब है कि डक्टाइल मटेरियल जो होता है ना, डक्टाइल मटेरियल द मोस्ट अप्रोप्रिएट फेल्यूर थ्योरी मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी, जो थ्योरी जो तो फेल होता है ना, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी हो जाता है। ओके ना, तो डक्टाइल मटेरियल आर मोस्ट अप्रोप्रिएटेड फेल्यूर थ्योरी मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी होता है डक्टाइल मटेरियल में, जो होता है डक्टाइल जो मटेरियल होता है, ये सब नहीं, डक्टाइल मटेरियल ये सब नहीं बोल रहे, डक्टाइल मटेरियल द मोस्ट अप्रोप्रिएट फेल्यूर थ्योरी उसको बोलते हैं मैक्सिमम स्ट्रेस थ्योरी। डक्टाइल मटेरियल का बोलो मैक्सिमम स्ट्रेस थ्योरी। डक्टाइल मटेरियल जो होता है ना, अप्रोप्रिएट फेल्यूर होता है, डक्टाइल में शेयर फेल्यूर होगा करेगा, डक्टाइल में याद कीजिए, डक्टाइल मटेरियल होता है उसमें शेयर फेल्यूर होता है। ओके ना, डक्टाइल में शेयर फेल्यूर। द ग्रिट ऑब्टेन्ड बाय द ड्राइंग सीरीज ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन एंड स्ट्रीम लाइन फ्लो नेट, कहने का मतलब है ना कि द ग्रिड ऑब्टेन्ड बाय द ड्राइंग सीरीज ऑफ इक्विपोटेंशियल लाइन और स्ट्रीम लाइन, तो उसको फ्लो नेट बोलते हैं। इक्विपोटेंशियल लाइन और स्ट्रीम लाइन ग्रिड ऑब्टेन्ड बाय द ड्राइंग सीरीज पूछ रहा है, वो भी इक्विपोटेंशियल लाइन के लिए और स्ट्रेट लाइन के लिए, उसको फ्लो नेट बोलते हैं। इक्विपोटेंशियल लाइन के लिए और स्ट्रीम लाइन के लिए फ्लो नेट हो जाता है। शेयर स्टेट डेवलप्ड ऑन द फ्लूइड एलिमेंट इज विस्कस एंड फ्लो इज नॉन यूनिफॉर्म, कहने का मतलब शेयर स्ट्रेस डेवलप्ड ऑन द फ्लूइड एलिमेंट इफ फ्लूइड इज विस्कस एंड फ्लो इज नॉन यूनिफॉर्म, तब कह रहा है कि शेयर स्टेट डेवलप हो रहा है फ्लूइड एलिमेंट पे, शेयर स्टेट डेवलप्ड ऑन द फ्लूइड एलिमेंट इफ फ्लूइड इज, क्या रहेगा फ्लूइड, शेयर स्टेट डेवलपमेंट ऑन द फ्लूइड एलिमेंट, शेयर स्टेट डेवलप्ड ऑन द फ्लूइड एलिमेंट पे, तो शेयर स्ट्रेस जो डेवलप हो रहा है फ्लूइड एलिमेंट पे, तो इफ द फ्लूइड इज द विस्कस एंड फ्लो इज नॉन यूनिफॉर्म, विस्कस होगा लेकिन फ्लो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा डेवलप्ड फ्लूइड एलिमेंट पे। ओके, आगे चलते हैं। वर्नियर कैलिपर आर ऑल्सो नोन एज साइड क्लिपर, लिस्ट काउंट 0.10 mm होता है। वर्नियर क्लिपर ऑल्सो नोन एज साइड क्लिपर, वर्नियर क्लिपर जो होता है ना क्लिपर क्लिपर ऑल्सो साइड क्लिपर, लिस्ट काउंट 0.10 mm होता है, 0.10 होता है। मैक्सिमम डिस्चार्ज ऑफ द ट्यूब वेल 50 लीटर पर सेकेंड होता है। तो ट्यूब वेल जो होता है यूज करते हैं ना, उसका मैक्सिमम डिस्चार्ज कितना होता है, 50 लीटर पर सेकेंड हो जाता है। मैक्सिमम कितना होता है ट्यूब वेल के, 50 लीटर पर सेकेंड हो जाता है। डिटेल मेजरमेंट ऑफ द सेंटिफाइड बाई असिस्टेंस इंजीनियर, कहने का मतलब डिटेल मेजरमेंट जो होता है ना, सेटिस्फाइड कैसे होता है, डिटेल मेजरमेंट को सेटिस्फाइड कौन करता है, तो असिस्टेंस इंजीनियर मतलब यही करता है। डिटेल जो मेजरमेंट करते हैं आप, तो डिटेल मेजरमेंट कौन सेटिस्फाइड करता है, डिटेल मेजरमेंट कर रहे हैं पूरा डिटेल में, सेटिस्फाइड कौन करता है, असिस्टेंस इंजीनियर। द वियरिंग ऑफ द लाइन मेजर्ड इन अ डायरेक्शन ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द सर्वे इज कॉल्ड फॉर बियरिंग, द प्रोग्रेस डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस में रहेगा ना तो फॉर बियरिंग होता है। ओके ना, द प्रिंसिपल ऑफ द सर्वे पोजीशन वैलिड ओनली स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप इज लीनियर, कहने का मतलब है द प्रिंसिपल ऑफ द सुपर पोजिशन वैलिड ओनली, कहने का मतलब प्रिंसिपल ऑफ द सुपर पोजिशन इज वैलिड ओनली, सुपर पोजिशन किसके लिए वैलिड होता है, द स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप इज लीनियर, अगर स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप होता है लीनियर होता है ना, तो उसके लिए सुपर पोजिशन वैलिड होता है। द प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन वैलिड ओनली, द प्रिंसिपल ऑफ द सुपर पोजिशन वैलिड ओनली, द स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप अगर लीनियर रहेगा तो उसके लिए वैलिड होता है। ओके ना, और फंडामेंटल लाइन इज डंपी लेवल, तो फंडामेंटल लाइन कितना होता है डंपी लेवल में, 4 को होता है। बॉक्स ऑफ द प्रिज्मेटिक कंपास उसको बोलते हैं ब्रास का बना होता है, तो बॉक्स ऑफ द प्रिज्मेटिक कंपास, जो प्रिज्मेटिक कंपास होता है बॉक्स किससे बना होता है, तो बार्स का बना होता है, ब्रास का बना होता है। तो बॉक्स ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास, जो प्रिज्मेटिक कंपास होता है उसको बॉक्स किससे बना होता है, तो ब्रास का बना होता है। फंडामेंटल लाइन ऑफ द डंपी लेवल, तो 4 का होता है फंडामेंटल लाइन। ओके, अब देखिए सब क्लासिफिकेशन ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक, मैंने सब क्लासिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, मैकेनिकल, केमिकल और ऑर्गेनिक, ये होता है सब क्लासिफिकेशन जो होता है ना सेडिमेंट्री रॉक का, वो कैसे कैसे होता है सब क्लासिफिकेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, तो मैकेनिकल की तरह से हो सकता है, केमिकल की तरह से होता है, ऑर्गेनिक की तरह से हो सकता है। तो 3 तरह से कर सकते हैं सब डिवाइजन ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक, एक मैकेनिकल, एक केमिकल और होता है ऑर्गेनिक। मैकेनिकल, केमिकल, ऑर्गेनिक तरह से सब डिवीजन कर सकते हैं, इसको हम सेडिमेंट्री रॉक को मैकेनिकल कर सकते हैं, केमिकल कर सकते हैं, ऑर्गेनिक कर सकते हैं। ओके, रेसिडेंटियल बिल्डिंग इज द बाथरूम हाइट ऑफ बाथरूम का होता है, रेसिडेंट बिल्डिंग इज द बाथरूम 2.4 मीटर का होता है, एरिया होता है 1.8 मीटर स्क्वायर, बिर्थ हो जाता है 1.2 मीटर का। तो आप याद कीजिए रेसिडेंशियल बिल्डिंग का द
ऑफ हाइट ऑफ कितना होता है 2.4 मीटर। रेसिडेंशियल का 2.4 मीटर का हाइट होता है, बाथरूम का 2.4 मीटर का। ओके। सैक टाइम क्या होता है, एक इवेंट टाइम होता है। सैक टाइम एक इवेंट टाइम होता है, पूछा गया बहुत बार। सिट इरोजन किसके चलते होता है, हैवी रेनफॉल के कारण। सिट इरोजन जो होता है ना, हैवी रेनफॉल के कारण होता है। ओके ना। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट डाटा या बहुत बार पूछा गया, ग्राउंटिंग का रेशियो क्या होता है। ग्राउटिंग का, जो ग्राउटिंग करते हो उसका बोला गरगरा रहता है ग्राउटिंग, तो 1:1.5 का होता है ग्राउटिंग। और गंटिंग कहेगा तो गन थोड़ा लंबा होता है तो 1:3 का हो जाएगा। प्लास्टरिंग पूछेगा तो 1:4 का हो जाएगा। नॉर्मल ब्रिक वर्क पूछेगा तो 1:6 का हो जाता है। और डीपीसी 1:2 का होता है। तो डीपीसी का एक होता है रेंज में होता है 1:1 से 1:2 का हो जाता है। तो याद कीजिए, मुझे मानिए ग्राउटिंग का कितना होता है, गरगरा रहा तो 1:1.5 का हो जाता है। अगर प्लास्टरिंग तो 1:4 होता है। नॉर्मल आरसीसी वर्क बोलेगा, नॉर्मल ब्रिक वर्क बोलेगा, आरसीसी नहीं, मिनिमम ब्रिक वर्क बोलेगा तो मिनिमम ब्रिक वर्क मतलब नॉर्मल ब्रिक वर्क कर रहा था 1:6 का हो जाता है। डीपीसी 1:2 का हो जाता है। ग्राउटिंग 1:1.5 का हो जाता है। और गंटिंग 1:3 का हो जाता है। एक्सटर्नल कोर्स ऑफ द एंगल वाल, उसको क्वींस बोलते हैं। एक्सटर्नल जो होता है ना, कॉर्नर्स ऑफ द एंगल वाल्स, एक्सटर्नल कॉर्नर्स ऑफ द एंगल वाल, उसको क्या बोलते हैं, उसको क्वींस बोलते हैं। फ्लड इज डिफरेंस ऑफ द टाइम अवेलेबल एंड टाइम रिक्वायर्ड फॉर एन एक्टिविटी, उसको बोलते हैं फ्लोट टाइम। कहने का मतलब फ्लोट टाइम क्या होता है, तो डिफरेंस होता है, डिफरेंस ऑफ द टाइम अवेलेबल एंड टाइम रिक्वायर्ड। डिफरेंस ऑफ टाइम अवेलेबल टाइम रिक्वायर्ड, तो उसको बोलते हैं फ्लोट टाइम। फ्लोट फ्लोट क्या होता है, डिफरेंस होता है अवेलेबल कहाँ, अवेलेबल टाइम कहाँ, द अवेलेबल टाइम, टाइम अवेलेबल एंड टाइम रिक्वायर्ड एक्टिविटी। डिफरेंस ऑफ टाइम अवेलेबल एंड टाइम रिक्वायर्ड फॉर एन एक्टिविटी, उसको बोलते हैं फ्लोट टाइम। ओके। रेन हाइड्रोग्राफ क्या होता है, बार चार्ट शोइंग रेनफॉल इंटेंसिटी वेरीज, उसको बोलते हैं रेनफॉल हाइड्रोग्राफ। तो रेनफॉल हाइड्रोग्राफ क्या होता है, द बार चार्ट शोइंग द इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल इंटेंसिटी वेरियस टाइम, मैंने रेनफॉल इंटेंसिटी को जो शो करता है ना ग्राफ, उसको बोलता है रेन हाइड्रोग्राफ जो होता है ना, रेन हाइड्रोग्राफ, वो रेनफॉल इंटेंसिटी को शो करता है। रेनफॉल जो इंटेंसिटी होता है ना, रेनफॉल इंटेंसिटी वेरीज विद टाइम, जो इंटेंसिटी जो होता है ना टाइम के साथ, जो रेनफॉल इंटेंसिटी जो होता है टाइम के साथ वेरीज करता है, वो रेनफॉल हाइड्रोग्राफ जो होता है ना, रेनफॉल हाइड्रोग्राफ आपको शो करता है। बार चार्ट शोइंग रेनफॉल इंटेंसिटी वेरीज टाइम, रेनफॉल इंटेंसिटी वेरीज टाइम, टाइम के साथ जो वेरीज करता है रेनफॉल इंटेंसिटी ना, उसका बात कर रहे हैं कि बार चार्ट शोइंग रेनफॉल इंटेंसिटी वेरीज टाइम, जो रेनफॉल इंटेंसिटी जो होता है ना वेरीज करता है टाइम के साथ, तो कौन शो करता है, हाइड्रोग्राफ। रेनफॉल इंटेंसिटी जो होता है टाइम के साथ वेरीज करता है, वो कौन शो करता है, हाइड्रोग्राफ शो करता है। ओके, आगे देखते हैं, आगे क्या है। एडिशन ऑफ द पोजलोना ऑफ द ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, अगर भाई पोजलोना को ऐड करते हैं तो क्या होगा, तो डिक्रीज द ईयरली स्ट्रेंथ, तो ईयरली स्ट्रेंथ होता है डिक्रीज कर जाएगा। ओके। रिडक्शन इन द केमिकल विथ सल्फर, रिडक्शन हो जाएगा केमिकल विथ सल्फर में। इंक्रीज द श्रिंकेज भी बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले क्या बोला गया, डिक्रीज ईयरली स्ट्रेंथ, अगर पोजलोना को ऐड करते हैं तो डिक्रीज ईयरली स्ट्रेंथ, फिर रिडक्शन इन द केमिकल विथ सल्फर, और रिडक्शन हो जाएगा इंक्रीज श्रिंकेज भी बढ़ जाएगा। ओके। अब आया पार्टीशन वाल, फ्लोडिंग, कोलप्सिबल एंड फिक्स्ड। कहने का पार्टीशन वाल जो होता है ना, और फोल्डिंग भी हो सकता है, कोलप्सिबल हो सकता है, फिक्स्ड भी हो सकता है। तीनों तरह का हो सकता है पार्टीशन वाल। फोल्डिंग हो सकता है, ठीक है, कोलप्सिबल भी हो सकता है और फिक्स्ड भी हो सकता है पार्टीशन वाल। ओके। वेल इरीगेशन मोस्ट सुटेबल, कहने का मतलब है कि वेल इरीगेशन कहाँ सुटेबल होता है, तो एक्योफर एंड अनकन्फाइंड। अगर इक्योफर रहेगा, अनकन्फाइंड रहेगा, तो वहाँ पे बेल इरीगेशन सुटेबल रहेगा। तो बेल इरीगेशन कहाँ सुटेबल रहेगा, इक्योफर के लिए और अनकन्फाइंड के लिए। इक्योफर के लिए और अनकन्फाइंड के लिए बेल इरीगेशन सुटेबल होता है। बेल इरीगेशन जानते हैं ना, जो अच्छा से इरीगेशन करते हैं ना, वो इक्योफर के लिए और अनकन्फाइंड के लिए आपको सुटेबल रहता है बेल इरीगेशन। बेल इरीगेशन को जानते हैं ना, तो किसके लिए सुटेबल होता है, इक्योफर के लिए और अनकन्फाइंड के लिए। इक्योफर के लिए और अनकन्फाइंड के लिए बेल इरीगेशन सुटेबल होता है। बेल जानते हैं ना, तो बेल इरीगेशन इक्योफर के लिए और अनकन्फाइंड के लिए बेल इरीगेशन सुटेबल होता है। अब वो फैट लाइम, तो फैट लाइन आप जानते हैं कि मोटा लाइम, तो प्लास्टर में यूज होता है, आपको पेंट में यूज होता है। तो प्लास्टरिंग में और वाइट वॉशिंग में यूज करते हैं आपको फैट लाइम का, कहा कि फैट मोटा वाला है, तो प्लास्टर में और पेंटिंग में यूज करते हैं फैट लाइम का। लाइम मोल्टार मेड बाई हाइड्रोलिक लाइम, कहते हैं लाइम मोल्टार जो होता है किससे बनता है, तो हाइड्रोलिक लाइम से बनता है। लाइम मोल्टार किससे बनता है, लाइम मोल्टार, हाँ लाइम मोल्टार बनाना है भाई, तो लाइम मोल्टार बनाना है, सीमेंट बनाना है, लाइम मोल्टार तो है, मोल्टार तो हाइड्रोलिक लाइम का यूज करेंगे। ओके। इसमें कन्फ्यूजन हमेशा होता है कि प्लास्टिक में किसका यूज करते हैं और क्या बोलते हैं हाइड वॉशिंग में, तो फैट लाइम का जो मोटा है तो इसलिए प्लास्टिक में यूज करते हैं, उसी को वाइट वॉशिंग में। लेकिन लाइम मोल्टार में किसका यूज करता है, मोल्टार कहेगा तो हाइड्रोलिक लाइम। द वाटर इज नॉट सुटेबल फॉर
इफ़ द टोटल साल्ट कंसंट्रेशन एग्जिस्ट 2000 ppm। एक बार आप बताए थे पीछे हम कि अगर भाई इरीगेशन में जितना वाटर का हम यूज करते हैं ना, उसका अगर साल्टी जो होता है वो 2000 से पार हो जाएगा तो उसके लिए हम यूज नहीं करते हैं इरीगेशन पर्पज से। 2000 से पार हो जाएगा तो 2000 ppm से। डेंसिटी इंडेक्स आईडी जानते हैं कि मोर देन इक्वल टू हो जाता है और लेस देन इक्वल टू, यही में कंफ्यूज हुए थे कि मोर देन इक्वल टू 0 होता है, लेस देन इक्वल टू रहता है नहीं रहता है। तो इंडेंसिटी जो होता है ना, डेंसिटी इंडेक्स जो आईडी होता है, डेंसिटी इंडेक्स इक्वल टू भी इसमें आता है। ओके। वर्किंग ऑफ द कंक्रीट इम्प्रूव्ड जिंक, कहने का मतलब वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट कह रहा है। वर्केबिलिटी जो होता है ना कंक्रीट में, वो कैसे बढ़ता है, तो पीछे हम बताए थे कि एक चीज़ और बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे याद कीजिए कि वर्केबिलिटी जो होता है ना जिंक से भी बढ़ता है। वो हाइड्रेटेड लाइम था, सिर्फ हाइड्रेटेड लाइम था, हाइड्रेटेड लाइम से बढ़ रहा था वर्केबिलिटी, यहाँ जिंक से भी बढ़ता है। हाइड्रेटेड लाइम था और जिंक से भी बढ़ता है आपको वर्केबिलिटी। द पोर्शन ऑफ द रोड सरफेस यूज्ड फॉर द वेहिकुलर ट्रैफिक, वेहिकुलर ट्रैफिक कौन होता है, कैरिज वे। वेहिकुलर ट्रैफिक जो होता है ना उसके लिए कौन यूज होता है, कहने का मतलब है द पोर्शन ऑफ द रोड सरफेस यूज्ड फॉर वेहिकुलर ट्रैफिक। अगर भाई वेहिकुलर ट्रैफिक है उसके लिए कौन सा हम मतलब रोड का यूज करते हैं, तो उसके लिए हो जाता है आपको कैरिज वे। कैरिज वे, अगर भाई वेहिकुलर ट्रैफिक भी है आपको ना तो उसके लिए भी कैरिज वे का यूज करेंगे। ओके। अब देखिए कितना हुआ। अब कह रहा है मॉडुलस ऑफ द इलास्टिसिटी लीनियर स्ट्रेस टू स्ट्रेन। हाँ, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है ना, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लीनियर स्ट्रेस टू लीनियर स्ट्रेस का फॉर्मूला हो जाता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला पूछेगा तो लीनियर स्ट्रेस टू लीनियर स्ट्रेन होता है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इलास्ट कर रहा है ना, तो लीनियर स्ट्रेस बता लीनियर स्ट्रेन हो जाएगा। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तो लीनियर स्ट्रेस बता लीनियर स्ट्रेन हो जाता है। ओके। कॉमन काउज ऑफ द एसिडिटी ऑफ वाटर कार्बन डाइऑक्साइड। एसिडिटी ऑफ वाटर के लिए कॉमन काउज क्या होता है, नॉर्मल एकदम कॉमन कौन होता है, कॉमन काउज किसके लिए होता है, एसिडिटी ऑफ वाटर के लिए। जो एसिडिटी होता है ना वाटर में एसिडिटी होता है, वाटर में देखें एसिडिटी किसके लिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए होता है। कॉमन काउज ऑफ द एसिडिटी, एसिडिटी किसके कारण होता है, एसिडिटी नहीं होता है, देखते हैं पानी में एसिडिटी किसके लिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के चलते होता है। एसिडिटी कार्बन डाइऑक्साइड के चलते भी होता है एसिडिटी। ओके। अब देखिए बाइंडिंग मोमेंट मैक्सिमम एट द पॉइंट व्हेन द शेयर फोर्स जीरो, कहने का मतलब है बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम ऑन द पॉइंट वेयर द शेयर फोर्स इज जीरो चेंज साइन। कहने का मतलब है ना कि अगर बेंडिंग मोमेंट अगर मैक्सिमम है और मिनिमम है तो वहाँ पर शेयर फोर्स साइन चेंज करता है, तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम मिनिमम होता है। तो याद कीजिए कि बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम और मिनिमम कहाँ होता है, जहाँ पे शेयर फोर्स साइन चेंज करता है तो शेयर फोर्स जीरो होता है, वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम मिनिमम हो जाता है। उसी तरह से पूछ देगा आपको कि स्लोप जीरो होगा या तो साइन चेंज करेगा तब आपका डिफ्लेक्शन मैक्सिमम या मिनिमम हो जाता है। ओके। सेडिमेंटेशन टैंक के बारे में आ गया। अगर भाई देवे कोकुलेंट से कहेगा तो उसको 2 से 4 घंटा आपको सेडिमेंटेशन टैंक में लगता है। अगर भाई देवे प्लेन सेडिमेंटेशन का है उसमें कोकुलेंट नहीं है तो 4 से 8 घंटा लगेगा। तो सेडिमेंटेशन टैंक जो होता है ना कोकुलेंट के साथ 2 से 4 घंटा लेता है और प्लेन में 4 से 8 घंटा लेता है। तो याद कीजिए प्लेन बोलेगा तो 4 से 8 घंटा, ऐसे बोलेगा तो 2 से 4 घंटा। ओके। चेंज पॉइंट बैक साइड और फोर साइड कई बार पूछे हैं, बहुत बार पूछा गया कि चेंज पॉइंट में कौन यूज होता है, बैक साइड और फोर साइड का यूज करते हैं। बैक साइड का और फोर साइड का, इंटरमीडिएट नहीं होता है, बैक साइड और फोर साइड यूज होता है आपको चेंज पॉइंट के लिए। ओके। चेंज पॉइंट के देख लिए। अब कह रहे हैं यहाँ पे कि मिनिमम साइज ऑफ द वाटर क्लोज्ड 2 मीटर स्क्वायर होता है। मिनिमम साइज ऑफ वाटर क्लोज, जो वाटर क्लोज होता है ना डब्ल्यू जिसमें होता है वाटर क्लोज 2 मीटर स्क्वायर का हो जाता है। ओके। लेंथ ऑफ रेंजिंग रॉड 2 से 3 मीटर। लेंथ ऑफ रेंजिंग रॉड, जो रेंजिंग रॉड होता है ना, रेंजिंग रॉड जो रेंजिंग में होता है 2 से 3 मीटर का होता है रेंजिंग रॉड हुआ। ओके। वाटर टर्बिडिटी ड्यू टू कोलाइडल मैटर, कहने का मतलब वाटर टर्बिडिटी ड्यू टू कोलाइडल मैटर। जो कोलाइडल मैटर होता है उसके साथ टर्बिडिटी होता है। टर्बिडिटी किसके चलते होता है, वाटर टर्बिडिटी ना पूछ रहे हैं, किससे चलते होता है, कोलाइडल मैटर। जो तो कोलाइडल उसमें होता है ना छोटे छोटे पानी में, उसी चलते टर्बिडिटी होता है, कोलाइडल के चलते टर्बिडिटी होता है। ओके। कैविटेशन ऑफ विल टेक पैलेस लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ फ्लूइड। हाँ, कैविटेशन अब पूछा गया आपसे कि लिखावल भी कॉपी में है, कई बार पूछा भी है कैविटेशन क्यों होता है, तो लेस देन वेपर प्रेशर। अगर पेपर प्रेशर आपको कम रहेगा ना, लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ द फ्लूइड, लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ फ्लूइड, वेपर प्रेशर लेस रहेगा तब, तो लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ फ्लूइड, वेपर प्रेशर जो होता है कम रहेगा फ्लूइड से तो अब कैविटेशन होगा। तो लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ फ्लूइड तो कैविटेशन होता है। ओके। कह रहा है हॉरिजॉन्टल डीपीसी थिकनेस 4 सेंटीमीटर, हॉरिजॉन्टल डीपीसी थिकनेस, वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल 4 सेंटीमीटर। ओके। हाँ, अब आगे देखते हैं। इन लेबलिंग ऑफ इरर ड्यू टू रिफ्रैक्शन, लेबलिंग इरर ड्यू टू रिफ्रैक्शन। अब बॉक्साइड के बारे में बोल रहा है, बॉक्साइड इट इज हाइड्रेटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड। हाँ, एल्युमिनियम बॉक्साइड जो है एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है एंड हैज डल लेसर, कहने का मतलब हाइड्रोजन एल्युमिनियम ऑक्साइड डल लेसर होता है। बॉक्साइड जो होता है डल लेसर हो जाता है, उदासीन और चमक होता है इसका।
बॉक्साइड होता है उसका उदासीन चमक होता है। उसी तरह है कि हाइड्रेटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड तो होता है लेकिन डल लसर हो जाता है, उदासीन चमक होता है। इट इज सेडिमेंटरी रॉक विथ अ रिलेटिवली हाई एल्युमिना कंटेंट, इसमें हाई एल्युमिना कंटेंट होता है बॉक्साइड में। आपका रिलीज द ब्राउन व्हाइट एंड टेन इन कलर, ब्राउन व्हाइट और टेन इन कलर, ब्राउन होता है और व्हाइट होता है, टेन इन कलर होता है बॉक्साइड में। बिल्डिंग प्लान इज सेक्शन एट लेवल सी लेवल, हाँ कह रहा है कि बिल्डिंग प्लान इज सेक्शन एट द लेवल सिल लेवल, जो बिल्डिंग का जो प्लान होता है कहाँ होता है, सिल लेवल का होता है। बिल्डिंग का प्लान होता है कहाँ होता है, सिल लेवल का होता है। ओके ना। परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट रिपोर्टेड फॉर रिपोर्ट कंटेन, कहने का मतलब है कि परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट जो सॉरी परमिल कैसे ना कहते हैं कि पढ़ के वीडियो बनाओ, दिमाग खराब। प्रिलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्टेड फ्रॉम द रिपोर्ट कंटेन, कौन कौन सा रिपोर्ट करते हैं प्रिलिमिनरी प्रोजेक्ट में, प्रिलिमिनरी जो प्रोजेक्ट होता है उसमें कौन कौन सा रिपोर्ट करते हैं। तो सॉइल सर्वे रिपोर्ट करते हैं, सॉइल सर्वे रिपोर्ट करते हैं, ट्रैफिक सर्वे रिपोर्ट करते हैं, कंसेप्ट डिजाइन का रिपोर्ट करते हैं, एंड अप्रोक्सीमेट कोस्ट का करते हैं। तो प्रिलिमिनरी जो होता है प्रोजेक्ट उसमें क्या क्या रिपोर्ट करते हैं, तो सॉइल सर्वे रिपोर्ट करते हैं, सॉइल का जो सर्वे होता है उसका रिपोर्ट करते हैं, ट्रैफिक सर्वे रिपोर्ट करते हैं, सॉइल सर्वे का करते हैं, फिर ट्रैफिक का करते हैं, फिर कंसेप्ट डिजाइन एंड अप्रोक्सीमेट कोस्ट का करते हैं, कंसेप्ट डिजाइन एंड अप्रोक्सीमेट कोस्ट का करते हैं। ओके। अब साइज ऑफ वुडन स्लीपर, जो वुडन स्लीपर होता है उसका साइज क्या होता है वो देख लीजिए। तो ब्रॉड गेज होता है, फिर मीटर गेज होता है, फिर नैरो गेज होता है, तीनों का पूछ रहा है। वुडन स्लीपर में साइज, स्लीपर जो होता है ना लकड़ी का स्लीपर, उसका साइज पूछ रहा है। तो ब्रॉड गेज 275 25 13 सेंटीमीटर, 275 ब्रॉड गेज तो 275 हो जाएगा, उसके बाद फिर 25 हो जाएगा, फिर 13 हो जाएगा। ब्रॉड गेज आसान है, 275 25 13 ब्रॉड है ये है। उसी तरह से 275 25 13 सेंटीमीटर का हो जाता है। फिर मीटर गेज 180 20 11.5 होता है। मीटर गेज 180 होता है, फिर हो जाता है 20, 180 20 मीटर ही है तो 180 20 फिर 11.5 हो जाता है। नैरो गेज 150 होता है, 18 होता है, 11.5 होता है। तब मीटर गेज और नैरो गेज में 11.5 है ये है, दूसरे को याद कीजिए ना। तो मीटर गेज रहता है 180 से 20 हो जाएगा, और नैरो गेज रहता है 150 से 18 हो जाएगा। 11.5 तो 11.5 उसमें भी है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यूज द स्टैंडर्ड गेज हुज कोलेक्टर द हैवी अपरेटस ऑफ 100 से 200 स्क्वायर 100 से 200 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया हो जाता है। कह रहा है कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यूज द स्टैंडर्ड गेज हुज कलेक्टर हैज ऑपरेटर्स 100 से 200 स्क्वायर मीटर, 100 से 200 स्क्वायर मीटर सेंटीमीटर का होता है, स्क्वायर सेंटीमीटर का होता है। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट स्टैंडर्ड गेज 100 से 200, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट स्टैंडर्ड गेज 100 से 200 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके। आगे देख रहे हैं, एक पेज और है, सॉरी। द स्टोन फिनिश द हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ग्रूव प्रोजेक्टेड मेक द क्वेंस परमोनेट फ्यूरल फिनिश्ड, फ्यूरोड फिनिश कहते हैं। द स्टोन फिनिश द हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, जो स्टोन को फिनिश करना है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ग्रूव है, आर प्रोजेक्टेड टू मेक द क्वींस परमोनेंट फ्यूरल फिनिश बोलते हैं उसको, फ्यूरल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फिनिश करता है, फ्यूरल फिनिश कहते हैं ओकरा। ठीक है। स्लीपर डेंसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ स्लीपर पर रेल लेंथ। स्लीपर डेंसिटी बहुत बार पूछा गया कि नंबर ऑफ स्लीपर पर लेन, नंबर ऑफ स्लीपर पर रेल लेंथ, उसको स्लीपर डेंसिटी कहते हैं। ओके। अब आया लेमिनोलॉजी क्या होता है, लेमिनोलॉजी द ब्रांच ऑफ द हाइड्रोलॉजिकल डील विथ द वाटर न्यूट्रल एंड आर्टिफिशियल रिजर्वायर। न्यूट्रल और लेमिनोलॉजी का होता है ना, ब्रांच ऑफ हाइड्रोलॉजी डील्स विद द वाटर न्यूट्रल एंड आर्टिफिशियल रिजर्वायर, उसको लेमिनोलॉजी बोलते हैं। न्यूट्रल एंड आर्टिफिशियल रिजर्वायर बोला तो लेमिनोलॉजी बोलते हैं। पैटोमोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ रिवर्स, पैटोमोलॉजी में स्टडी ऑफ रिवर करते हैं। ओके। मोस्ट सुटेबल इरीगेशन फॉर परमिसिबल सॉइल्स चेक फ्लडिंग, कहने का मतलब जो परमिसिबल सॉइल रहता है ना उसके लिए कौन सा सुटेबल होता है, परमिसिबल सॉइल के लिए कौन सा इरीगेशन सुटेबल है, तो चेक फ्लडिंग। परमिसिबल सॉइल के लिए चेक फ्लडिंग आपको सुटेबल होता है। ठीक है। परमेबिलिटी आप वही बताएं कि परमिटिव होता है साइज के स्क्वायर का होता है। बिर्थ ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द रोड मीन द बिर्थ एम्बैकमेंट ऑफ टॉप, हाँ फॉर्मेशन बिर्थ जो होता है ना, बिर्थ ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द रोड मीन्स बिर्थ ऑफ एम्बैकमेंट ऑफ टॉप लेवल। जो फॉर्मेशन बिर्थ जो होता है ना, बिर्थ ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रोड मीन्स दैट बिर्थ ऑफ द एम्बैकमेंट ऑफ टॉप लेवल। फॉर्मेशन बिर्थ जो होता है ना रोड मीन्स
फॉर्मेशन ब्रीथ बोला है ना, फॉर्मेशन ब्रीथ का मतलब हुआ ना कि एम्बैकमेंट ऑफ टॉप लेवल का फॉर्मेशन ब्रीथ, ऊपर ही वाला को बोलते करते हैं फॉर्मेशन ब्रीथ एम्बैकमेंट ऑफ टॉप लेवल को बोलते हैं फॉर्मेशन ब्रीथ। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट आया, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अगर बोला जाए आपसे कि टेंजेंटियल फ्लो टरबाइन, तो इसको क्या बोलते हैं, पेल्टन टरबाइन। टेंजेंटियल फ्लो बोल रहा है तो टेंजेंटियल फ्लो टरबाइन को हम बोलते हैं पेल्टन टरबाइन। जो टेंजेंटियल फ्लो कर रहा है ना, टेंजेंटियल, उसको पेल्टन टरबाइन बोलते हैं। रेडियल फ्लो टरबाइन को फ्रांसिस टरबाइन कहते हैं। जो रेडियल फ्लो होता है ना, उसको फ्रांस वाला को रेडियल बोलते हैं। तो रेडियल फ्लो जो होता है टरबाइन होता है ना, उसको फ्रांसिस टरबाइन बोलते हैं। एक्सियल फ्लो टरबाइन कैपलन टरबाइन, प्रोपेलर टरबाइन। एक जो एक्सियल फ्लो जो होता है ना, उसको प्रोपेलर बोलते हैं या तो कैपलन टरबाइन बोलते हैं। एक्सियल जो फ्लो करता है, एक्सियल फ्लो को क्या बोलते हैं, कैपलन टरबाइन या तो प्रोपेलर टरबाइन। और मिक्स्ड फ्लो टरबाइन, मिक्स फ्लो टरबाइन रेडियली इनवर्ड एंड एक्सियली आउटवर्ड। तो मिक्स फ्लो टरबाइन जो होता है ना, रेडियली इनवर्ड होता है और एक्सियली आउटवर्ड हो जाता है मिक्स फ्लो में। तो ओके, तो टेंजेंटियल फ्लो किसको बोलते हैं, पेल्टन को टेंजेंटियल बोलते हैं। ओके, रेडियल किसको बोलते हैं, फ्रांसिस टरबाइन को रेडियल फ्लो बोलते हैं। एक्सियल फ्लो किसको बोलते हैं, पेल्टन को और कपलान को एक्सियल फ्लो बोलते हैं, ठीक है ना। मिक्स्ड फ्लो टरबाइन रेडियली इनवर्ड और आउटवर्ड, उसको बोलते हैं मिक्स फ्लो टरबाइन। ओके, सो थैंक यू, अपना वीडियो कंप्लीट हुआ।